है। मिंकी मोम कहती है ठीक है 4 पैक कर दो, तुम्हारे पास में जितनी है वो सारी पैक करो और एक कहीं से भी लेके आओ। इसके बाद में अगले सीन में हम मिंकी मोम को उसके घर में देखते हैं। मिंकी मोम उन हड्डियों को लेकर अपने घर आती है, जिन्हें देखकर काओ बहुत खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर मिंकी डैड आते हैं और फिर मिंकी मोम से कहने लगते हैं तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा है, और ये हड्डियाँ जिन्हें तुम लेके आई हो इनकी कीमत ही बहुत ज़्यादा है, क्या आज कुछ खास है। मिंकी मोम कहती है मिंकी एग्जाम का आज पहला दिन है, जब वो घर पर आए तो मैं चाहती हूँ कोई भी उससे एग्जाम के रिजल्ट के बारे में बात ना करे, बस सबके सब शांति से खाना खाते रहें। काओ कहती है आप मेरी तरफ से पूरी तरह बेफिक्र रहिए, मैं किसी भी तरह की बेकार की बात नहीं करूंगी और ना ही मिंग से उसके रिजल्ट के बारे में पूछूंगी और ना ही उसे चिढ़ाऊंगी, और साथ ही मैं आपसे भी वादा करती हूँ मैं मिंग की तरह नहीं बनूंगी, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी और फिर एक सुपर ह्यूमन बनने के बाद में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी। ये कहने के बाद मैं काओ हंसने लगती है और फिर सोचने लगती है जब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगी तब मैं मिंग को बहुत ज़्यादा परेशान करूंगी, तब मेरे पास मौका होगा उनको बार बार डांटने का और चिढ़ाने का, जो कि इस टाइम पे वो मेरे साथ में हमेशा करते हैं। इसके बाद में काओ उस सीन को इमेजिन करने लगती है जिसमें मिंग काओ के पैरों में गिरा होता है और उसे भीख मांग रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि वो उसकी जान बचा ले। तभी मिंकी मोम काओ से कहती है ये सब कुछ मैं स्पेशली तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी मिंग से कोई भी बेकार की बात नहीं करनी है, उससे उसके रिजल्ट के बारे में नहीं पूछना है। काओ कहती है मैंने भी कहा तो मैं नहीं पूछूंगी, मैं वादा कर रही हूँ। तभी मिंग घर पहुँचता है, वो थोड़ा सा परेशान सा होता है, वो हावरन कंपनी के बारे में और येन फैमिली के बारे में सोच रहा होता है। मिंग को इससे परेशान देखकर काओ और मिंग के डैड सोचने लगते हैं मिंग को एग्जाम के अंदर कुछ अच्छे पॉइंट्स नहीं मिले हैं और मिंग एग्जाम में फेल हो चुका है। तभी मिंग के डैड मिंग से कहते हैं मिंग आओ बैठ जाओ खाना खा लो। तभी मिंग की नजर उस खाने में पड़ती है। मिंग उस खाने को देख कहता है इतना सारा खाना, और आज खाने में तो सूअर भी है, क्या सूअर सस्ते हो गए हैं? ये डिश जो आपने बनाई है वो आज काफ़ी ज़्यादा महंगी है, क्या इसका कोई स्पेशल कारण है? मिंग के डैड कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं हुआ है, बस हमारा ये सब चीज़ें लाने का मन हुआ तो हम लेके आ गए, अब तुम बैठ जाओ और खा लो। मिंग कहता है मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ सी फील हो रही है। मिंग के डैड कहते हैं तुमसे कहा ना कोई भी गड़बड़ नहीं है, तुम बस बैठ जाओ और खाना खा लो। मिंकी मोम कहती है मैंने इतने प्यार से खाना बनाया है, तुम इसके अंदर इतना शक क्यों कर रहे हो? काओ कहती है मिंग तुम्हें बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है, इस घर का एक पिलर मैं भी हूँ, इस घर को संभालने के लिए मैं काफ़ी हूँ। मिंग कहता है इस घर का एक पिलर तुम हो, इसलिए मुझे इस घर की हमेशा चिंता रहती है कि कभी भी गिर जाएगा। फिर मिंग अपना कोट बताने लगता है और उन सबसे कहता है एक बात जो आप सभी को मैं बताना भूल गया, आज मेरे एग्जाम का पहला दिन था जिसके अंदर मैं पास हो चुका हूँ, अब मैं सेकंड राउंड में जा सकता हूँ। तभी मिंग के डैड मिंकी मोम और काओ एक साथ कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे से मेहनत करना। ये कहने के बाद तीनों सोचने लगते हैं कि अभी मिंग ने क्या कहा, फिर एकदम से बहुत चौंक जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम पास हो गए, ऐसे कैसे? मिंग कोई जूस पी रहा होता है, वो उसे पीते हुए अपनी फैमिली के सभी लोगों से कहता है आप सब इतना चौंक क्यों रहे हैं? काओ कहती है मुझे अपने कान पे विश्वास नहीं हो रहा, क्या तुमने अभी कहा कि तुमने अपनी क्लास में 8th पोजीशन की रैंक अचीव कर ली है? मिंग कहता है नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा था मैंने 8th पोजीशन की रैंक अचीव की है पूरे स्कूल में, और शायद तुमने पूरी ठीक तरह से नहीं सुना, मैंने कहा था 8th या 9th, भी कुछ भी पूरी तरह फिक्स नहीं है। ये सुनकर काओ कहती है यानी कि अब तो किसी भी कॉलेज के अंदर तुम्हारा बड़ी आसानी से एडमिशन हो जाएगा, और अब तक हमेशा ऐसा ही रहा है, हाई स्कूल के अंदर जो टॉप 10 रैंक के स्टूडेंट्स होते हैं वो पक्के तौर पर सुपर ह्यूमन बन ही जाते हैं, यानी कि इसका मतलब मेरा सपना हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा, मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाऊंगी। ये कहते हुए काओ जूने बैठ जाती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है। फिर मिंग के डैड मिंग से कहते हैं मिंग क्या तुम सच कह रहे हो, सच में तुमने एग्जाम के फर्स्ट राउंड को पास कर लिया है? मिंग कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने एग्जाम के फर्स्ट राउंड को पास कर लिया है, और जहाँ तक मेरा अनुमान है मैं अपने स्कूल में 8th पोजीशन की रैंक आसानी से बना लूंगा। मिंग के डैड कहते हैं और तुम्हारी उन चोटों को क्या, तुम्हारी बॉडी के अंदर तो बहुत सारी इंजरीज है। मिंग कहता है वो सब तो थी रिपेल फोर्स और एल्डर मिंग ने जो मुझे कल्टीवेशन की चीजें दी थी उनकी मदद से वो सारी इंजरीज पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। अब आप प्लीज डिटेल्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर मेन पॉइंट ये है किसी भी कॉलेज के अंदर अब मेरा एडमिशन हो सकता है। इसके बाद में सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। मिंग के डैड मिंग की पीठ से थपथपाने लगते हैं, मिंग की मॉम मिंग की फोटो लेने लगती है और फिर उसे सोशल मीडिया साइट पे अपलोड कर देती है। मिंग कहता है मॉम ये सब करने की क्या जरूरत है? मिंग की मॉम कहती है बिल्कुल जरूरत है, बहुत सारे लोगों ने मुझे चिढ़ाया है, उन्होंने मुझसे कहा है कि उनके बच्चे स्कूल के अंदर काफी ज्यादा हाई रैंक लेके आए, अब मैं उन सभी का मुंह बंद कर दूंगी। और वैसे भी इसके अंदर मैं कुछ भी झूठ नहीं लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरा बेटा स्कूल के अंदर टॉप 10 में आया है, और ये तो मैं डाल के ही रहूंगी। इसके बाद मिंग की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो कहने लगती है आज मार्केट के अंदर मुझे एक लेडी मिली थी, वो अपने बच्चे की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी, उस समय मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरे पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं था।
अब जब वो मुझे मिलेगी तब उसे मैं ये फोटो दिखाऊंगी और तब उसका मुंह बंद हो जाएगा। ये कहते हुए मिंकी मोम की आंखों में एक अजीब चमक आ जाती है। फिर वो आगे कहती है, मैं तो अभी जा रही हूँ, मैं अभी से ढूंढकर उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। फिर मिंग अपने डैड से पूछता है, डैड आप क्या करने वाले हैं, क्या आप इस बारे में सबको नहीं बताएंगे? मिंग का डैड कहता है, मुझे तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी मम्मी अकेली कुछ ही देर में सब लोगों को ये खबर पहुंचा देगी। इसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ देर बाद सीन दिखाते हैं, उन सभी ने खाना खा लिया है। मिंग की मॉम और उसकी पूरी फैमिली अभी भी उस पोस्ट को देखी जा रही है कि कौन कौन उसके ऊपर लाइक कर रहा है और किस तरह कमेंट कर रहे हैं। इसके बाद में काउ टीवी चालू कर लेती है और टीवी देखने लगती है। तभी मिंग उन सबसे कहता है, कल सैटरडे है, फेंगशू मेडिकल सेंटर के अंदर मैंने एक अपॉइंटमेंट ले लिया है, वहाँ पर हम मॉम का इलाज कराएंगे। मॉम के पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसके बाद में वो ठीक हो जाएगा। फेंगशू मेडिकल सेंटर का नाम सुनकर ही मिंग के डैड के पसीने छूट जाते हैं। वो सोचने लगता है, इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत शानदार इलाज होता है, लेकिन उस शानदार इलाज के एक शानदार सी रकम चुकानी होती है। फिर मिंग की मॉम मिंग से कहती है, अभी पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक है और वैसे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मेरा इलाज तो चल ही रहा है, बेकार में पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मिंग कहता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपका सही तरह से इलाज नहीं हो पाएगा, वहाँ पर से इक्विपमेंट्स नहीं है और अगर हम ज़्यादा टाइम रुकेंगे तो आपके पैरों का दर्द और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तभी मिंग की मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगती है, इस पैरों के दर्द के कारण मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और मैं ठीक तरह से चल नहीं पाती हूँ, इसलिए तुम्हें थोड़ी शर्म आने लग गई है। मुझे पता है इसी वजह से तुम मेरा इलाज कराना चाहते हो। मिंग कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको पता भी है कि ऐसा नहीं है और आप केवल बहाना बना रही है कि कहीं पैसे ना लग जाए। आप प्लीज़ बिल्कुल भी पैसों की चिंता मत कीजिए। इसके बाद मिंग का डैड भी मिंग की मॉम को बनाने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद में वो मान जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें अगले दिन सीन दिखाते हैं, उस हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर मिंग की मॉम का इलाज कर रहा है। वो एक रिपोर्ट देखते हुए कहता है, मिस मैंग आपके पैरों के अंदर तो काफ़ी लंबे टाइम से ये दर्द चलता आ रहा है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन परेशानी कोई भी बात नहीं है। आज के मेडिकल नॉलेज के हिसाब से और हमारी टेक्नोलॉजी की मदद से आपका ये दर्द काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगा और आप वापस से पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगी। अब मैं आपकी कंडीशन चेक करने वाला हूँ, अगर आपको किसी तरह से कोई भी दर्द या फिर अनकंफर्टेबल फील करो तो मुझे बता देना। इसके बाद में वो डॉक्टर मिंग की मॉम का इलाज करना शुरू करता है। ये डॉक्टर भी एक सुपर ह्यूमन है। जैसे ही इलाज शुरू होता है, डॉक्टर की बॉडी के ऊपर अजीब से हरे रंग की लाइट दिखाई देने लगती है, जो कि उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती है। ये देखकर काउ मिंग से कहने लगती है, मिंग ये डॉक्टर तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मिंग कहता है, नहीं इसके अंदर कुछ भी अजीब नहीं है, ये एक बहुत ही शानदार डॉक्टर है, एक 1 स्टार का डॉक्टर जो अपनी सुपर ह्यूमन पावर का यूज करके किसी का इलाज करता है। तब वो सबसे पहले अपनी बॉडी की एनर्जी का यूज करता है, जो कि उसकी बॉडी के बाहर की साइड से निकलती है, जो कि बाहर से हर किसी को दिखाई देती है। और फिर वहीं अगर डॉक्टर 2 स्टार का हो तो अपनी पावर को यूज करने पर उसकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के अंदर एक्स्ट्रा में विंग्स निकल आते हैं। इन डॉक्टर्स की आंखों में देखो एक्स्ट्रा आईसाइट दिखाई दे रही होगी। इस टाइम पे डॉक्टर मॉम को ठीक करने के लिए अपनी काफी सारी पावर्स का यूज कर रहे हैं। काउ कहती है, सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, हमारी सुपर ह्यूमन नॉलेज काफी आगे तक निकल गई है और मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मिंग आगे कहता है, जब कोई सुपर ह्यूमन 3rd स्टार पे पहुंचता है तब वो अपनी बॉडी की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, जैसा कि अभी डॉक्टर करने वाले हैं। ये अपनी आंखों का यूज करके किसी भी इंसान के बॉडी ऑर्गन्स को पूरी अच्छी तरह से स्कैन कर सकते हैं। ये जान सकते हैं उस किस बॉडी ऑर्गन के ऊपर किस तरह का नुकसान हुआ है। इसे एक तरह से तुम एक एक्सरे मशीन की तरह ले सकती हो, जिसके लिए इनको किसी मशीन की जरूरत नहीं है, ये अपनी आंखों से ही सब कुछ कर सकते हैं। और इन डॉक्टर ने जो एक्सरे लिया है वो किसी मशीन से लिया हुआ एक्सरे से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। 4th स्टार पे पहुंचने पर सुपर ह्यूमन अपनी बॉडी की एनर्जी को डायरेक्टली बाहर निकाल सकता है, जो कि वाइब्रेशन की फॉर्म में आगे बढ़ती है। ये वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि मैग्नेटिक फील्ड को भी खत्म कर सकती है। और इसके बाद में आता है 5 स्टार सुपर ह्यूमंस। ये डॉक्टर जिनके पास में अभी हम आए ये 5 स्टार पर है। इस तरह की सुपर ह्यूमन एबिलिटी को स्पिरिट गेज कहते हैं। इस लेवल पे पहुंचने के बाद में डॉक्टर्स अपने पेशेंट की ब्लड फ्लो, नर्व बोन्स और यहाँ तक कि कभी कभी तो थॉट्स भी समझ पाते हैं। ये सुनकर काउ बहुत खुशी हो रही होती है। वो कहती है, सच में सुपर ह्यूमन वर्ल्ड और एक सुपर ह्यूमन बनना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकता है। इसके बाद में फिर से टाइम थोड़ा शिफ्ट होता है। उस डॉक्टर ने पूरा इलाज कर दिया है। उसके बाद में वो मिंग की मॉम से कहता है, मिस मैंग आपकी हालत अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, लेकिन आपकी ये इंजरी 20 साल पुरानी थी, इसे ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इसके बाद में वो डॉक्टर मिंग को एक बुक वगैरह कुछ देता है और फिर उसे कहता है, इस बुक को अच्छी तरह संभाल के रखना और इसके अंदर लिखे हुए ट्रीटमेंट प्लान को अच्छी तरह से फॉलो करना। मिंग उस बुक को देखता है। उस बुक का नाम बुक ऑफ रिजर्वेशन है। वो डॉक्टर आगे कहता है, ये बुक इस टाइम पर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इस बुक के ट्रीटमेंट को फॉलो करने पर बॉडी के अंदर सेल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और स्पेशली जिन सेल्स के अंदर किसी भी तरह की इंजरी होती है वो तो काफ़ी जल्दी से
रिकवर हो जाते हैं। इसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि अगर कोई ठीक तरह से इस ट्रीटमेंट को फॉलो करे तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। उसकी बॉक्सिंग, पंचिंग, किकिंग और भी सभी तरह की फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मिंकी मॉम कहती है ये ज़्यादा महंगा तो नहीं है। तभी मिंग क्वेश्चन चेंज कर देता है और कहता है ये तो हाई टियर की बुक लग रही है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? मेरी मॉम के लिए क्या ये ठीक है? डॉक्टर कहता है नहीं, इस ट्रीटमेंट बुक को अभी तक हमने पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया है, ये फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे टेस्ट किए गए हैं। अभी तक तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। इनफैक्ट काफ़ी सारे मिलिट्री के सोल्जर्स और सुपर ह्यूमंस भी इसी बुक के ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी। मिंग कहता है तो फिर ठीक है, अब से हम इसी ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करेंगे। ये कर मिंग वहाँ जाने लगता है, तभी मिंग की मॉम मिंग को रोकती है और उसे कहती है रुको। फिर मिंग की मॉम डॉक्टर से कहती है इस ट्रीटमेंट प्लान का प्राइस क्या है? ये मैंने आपसे पहले ही पूछा था, अब प्लीज़ बताइए। डॉक्टर कहता है नहीं, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, हमने आपके लिए इसके ऊपर 60% डिस्काउंट रखा है। इसकी पूरी कीमत 3 मिलियन होगी सारा डिस्काउंट काटने के बाद में। अब आपको बस इस अमाउंट को पे करना है। इस अमाउंट को सुनते ही मिंग के अलावा बाकी सब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर उन तीनों को चेहरा देखता है और फिर कहता है मैंने 3 मिलियन तो प्रमोशन प्लान बताया है, हम इसको 2 मिलियन भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपके बेटे बैंक को यहाँ पर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रुकना होगा। 2 मिलियन सुनकर उन सभी को थोड़ी राहत आती है, लेकिन ये कीमत भी अभी बहुत ज़्यादा है। मिंग डॉक्टर से कहता है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रुक जाऊंगा। डॉक्टर कहता है इस अमाउंट को आपको एक बार भरने की जरूरत नहीं है, हम आपकी 4 इंस्टॉलमेंट बना देंगे, जिससे आपको 7 से 8 महीने में पूरी तरह से फुल पे कर देना है, जिसमें से पहली इंस्टॉलमेंट 5 लाख रुपए की होगी। मिंग कहता है ठीक है, मैं वो दे देता हूँ। तो मिंग की मॉम मिंग को रोकती है और उसे कहती है मिंग रहने दो, हमें इतना महंगा ट्रीटमेंट प्लान लेने की जरूरत नहीं है, कोई सस्ता वाला ले लेते हैं। मिंग हंसते हुए कहता है मॉम आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे पैसे मेरे पास में है, मैं पे कर दूंगा। मिंग की मॉम कहती है लेकिन मेरे पैरों की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है जिनके लिए तुम इतना बड़ा अमाउंट पे करो। मिंग कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका और मेरी पूरी फैमिली का एक बाल भी मेरे लिए प्राइसलेस है, उसके लिए मैं कितना भी बड़ा अमाउंट पे कर सकता हूँ। मिंग के कहने के बाद में इन तीनों के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। फिर मिंग और सबके सब वहाँ जाने लगते हैं। वो डॉक्टर मिंग से कहता है अपनी मॉम का अच्छे से ध्यान रखना और पूरी तरह कोशिश करना कि तुम्हारी मॉम सही टाइम पर ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल में आती रहे। मिंग कहता है मैं पूरा ध्यान रखूंगा। इसके बाद में मिंग वहाँ जाने लगता है, तभी मिंग को एक स्क्रीन विंडो शो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुमने इस डॉक्टर की काफ़ी ज़्यादा मदद की, इस डॉक्टर ने तुम्हारे पर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन किए जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ और इस फायदे से पूरी सोसाइटी को भी फायदा होगा, इसलिए तुम्हें थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते हैं। मिंग इस स्कीम के ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं देता। मिंग बस चलते हुए उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। तभी काव की नज़र एक कार पर पड़ती है। उस कार को देखते ही उसके चारों तरफ घूमने लगती है और फिर कहने लगती है ये कार तो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, मैंने सुना है इस कार का नाम वैल्यूएंग होंगांग है। मिंग कहता है हाँ ये वही है। फिर मिंग खुश होता हूँ, सबसे कहता है मैं आप सभी से वादा करता हूँ जैसे ही मैं एक सुपर ह्यूमन बन जाऊंगा सबसे पहले ऐसी एक कार खरीदूंगा। मिंग के डैड कहते हैं नहीं, इतनी महंगी कार खरीदने की जरूरत नहीं है, हम कोई छोटी सी कार खरीद लेंगे, छोटी सी फैमिली है, बड़ी कार किसी भी काम नहीं आएगी, बेकार में पैसे वेस्ट करोगे। मिंग कहता है डैड अब आप मॉम की तरह बातें बंद कीजिए, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि हम जैसे ही सुपर ह्यूमन बन जाऊंगा एक शानदार सी कार खरीदूंगा। आप खुद सोचिए जब आप कार से इधर से उधर घूमेंगे तो आपका कितना शानदार इंप्रेशन बनेगा, सोचिए आपको कैसा लगेगा। तभी मिंग के डैड उस कार के बारे में सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं बहुत अच्छा लगेगा। तभी कॉब मिंग के पास में आती है और उसे कहती है तुमने मॉम के लिए इतना महंगा ट्रीटमेंट प्लान लिया और डैड को एक कार देने का वादा किया, मेरे लिए क्या करोगे? जब तुम सुपर ह्यूमन बनोगे तो मेरे को भी एक शानदार सा गिफ्ट चाहिए। मिंग कहता है तुम्हारे लिए एक शानदार गिफ्ट मैंने पहले ही सोच रखा है। एल्डर निंग से उस बारे में बात भी कर ली है, मैंने उनसे कहा है कोई सस्ती सी क्लास ढूंढे जिसके अंदर तुम सिंगिंग और डांसिंग सीख सको, तुम उस क्लास के अंदर ज्वाइन कर सकती हो। ये सुनकर काव का मुंह उतर जाता है, वो कहने लगती है बस यही देना तुम। 2 वीक बाद उसे दिखाते हैं मिंग और उसकी पूरी क्लास को बस से एक जगह पे लेके आया गया है। यहाँ पर मिंग के एग्जाम का 2nd राउंड होगा। मिंग बस के अंदर बैठा बैठा अपने सिस्टम से देख रहा है कि उसको अभी तक कौन कौन सी स्किल आती है। मिंग उस स्किल को देख के सोचता है मैंने लगभग अपने सारी स्किल को मास्टर लेवल पे पहुंचा दिया है और कुछ स्किल तो स्पेशलाइज लेवल पे पहुंच चुकी है और मुझे पूरा यकीन है इनके बल पर मैं इस एग्जाम को बड़ी आसानी से पास कर सकता हूँ और मेरे पास में अभी 20,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी है, बस मुझे इसे थोड़ा और बढ़ाना है, उसके बाद में मैं एक और स्किल सीख पाऊंगा। फिर पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट मिंग से कहता है मिंग मैंने कहीं सुना है तुम्हारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ फोर्स 290 kg है, क्या ये सही है? मिंग कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी जुफिक्स कहने लगता है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ फोर्स 290 kg नहीं है, मैंने इसके साथ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, उससे मुझे समझ आया इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है, ये केवल हमारे सामने नाटक करता है खुद को कमजोर दिखाने का, वरना अगर ये अपनी फुल पावर को यूज़ करे तो इसकी स्ट्रेंथ मिनिमम टू मिनिमम 300 के ऊपर जाएगी। ये सुनकर वहाँ बेटे सारे स्टूडेंट मिंग की ओर भड़क जाते हैं
वो उसे कहने लगते हैं, मिंग ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम हमारे साथ में नाटक कर रहे हो, खुद तो कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें अपने फुल फोर्स का यूज करना चाहिए। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है, मेरी पावर लगातार बढ़ती जा रही है, अब खुद को कमजोर दिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसी समय बस के अंदर एक टीचर चढ़ जाता है और उन सभी स्टूडेंट से कहने लगता है, सब बच्चों शांति से बैठ जाओ, अब सबके सब मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक सुपर ह्यूमन बनने के लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, स्टेमिना और बहुत अच्छी मेंटलिटी होनी चाहिए, लेकिन इन सबसे भी एक चीज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सुपर ह्यूमन स्पिरिट। आप सभी के अंदर एक अच्छी सुपर ह्यूमन स्पिरिट होनी चाहिए। अगर आपके पास में वो नहीं है तो आप हो सकता है एक बहुत अच्छे सुपर ह्यूमन बन तो जाए, लेकिन तब आप केवल एक गुलाम होंगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, लाइक ए मॉन्स्टर। जिस तरह से एक मॉन्स्टर होता है, मॉन्स्टर इधर उधर घूम घूम के बस तबाही मचाता है, वैसे ही अगर आपके अंदर सुपर ह्यूमन स्पिरिट नहीं होगी तो आप भी एक मॉन्स्टर की तरह ही होंगे, जो कि बाकी ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर के बीच में तबाही मचा रहा होगा, केवल उनको जान से मार रहा होगा। इसलिए आपके अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए जो कि आपकी बॉडी में होगी ही। इसे हम सिखा नहीं सकते और ना ही कोई आपको इस बारे में बता सकता है। सुपर ह्यूमन स्पिरिट खुद ही अपनी बॉडी में जनरेट करनी होती है। और दूसरी बात, एक सुपर ह्यूमन बनने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। जब कोई मॉन्स्टर आपके ऊपर अटैक करेगा तो आप उसे किस तरह से फेस करोगे, उससे डर के भागोगे या फिर उसका सामना करोगे। एक बात को ध्यान रखना, अगर आप उस मॉन्स्टर से डर के भाग रहे हो इसका मतलब आप सेल्फिश हो, आप बाकी लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हो, और वहीं आप उस मॉन्स्टर का सामना कर रहे हो तो आप खुद की जान को खतरे में डाल रहे हो। इसलिए जब मॉन्स्टर अटैक करे तो आपको सोचना होगा कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे क्या करना है, भागना है या लड़ना है। ठीक है, अब सबके सब यहाँ बस से उतरो, रीजनल एजुकेशन डिपार्टमेंट यहीं पर है, यहीं पर आपका सेकंड एग्जाम होगा। इसके बाद सभी स्टूडेंट उस बस से नीचे उतरने लगते हैं। ये जगह एक म्यूजियम की तरह है जहाँ पर आसपास में बहुत सारी मूर्तियां वगैरह कुछ लगाई हुई है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि मॉन्स्टर किस तरह से इंसानों पर अटैक कर रहे हैं और इंसान खुद की पावरफुल को और खुद की स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके उन मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहे हैं। मिंग और क्लास सारे स्टूडेंट्स उन मूर्तियों को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन सभी स्ट्रक्चर का अपना एक अलग मीनिंग है। मिंग और जूफिक्स एक स्ट्रक्चर पास में खड़े होते हैं। जूफिक्स मिंग से कहता है, देखो यह है सुपर ह्यूमन। उस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देता है कि एक सुपर ह्यूमन अपनी पावर को यूज करके मॉन्स्टर्स को हरा रहा है और साथ में लोगों की जान भी बचा रहा है। इसके बाद वो सब चलते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। मिंग और सारे स्टूडेंट वहां से अंदर जाते हैं। अंदर एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें दिखाई दे रहा है इंसान ही इंसान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मिंग ने स्ट्रक्चर को देख कहता है, एक टाइम था जब पूरी दुनिया के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था, हमारे काफी सारे रिसोर्सेज पूरी तरह नष्ट हो गए थे। उसके बाद में रहने का कोई और साधन नहीं था, इसलिए इंसान दूसरे इंसानों के ऊपर अटैक करने लगे थे और उनके पास जो भी रिसोर्सेज होते थे उनको छीनने लगे थे। ये अब तक का सबसे ज्यादा ब्रूटल टाइम था। ये वो टाइम था जब लगभग इंसानियत खत्म हो गई थी, लेकिन किस तरह से हमने इस टाइम को फेस किया और ऐसा अगली बार ना हो इसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। उन ज़ॉम्बीज के अटैक के समय एक नई तरह का मटेरियल खोज में आया जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती थी। उससे कल्टिवेट करने के बाद में ह्यूमन सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट होते थे। उस टाइम पर वो जी वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक था। उस जी वायरस से लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने अंदर एंटीबॉडीज डेवलप की, जिसके बाद में वो ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होना बंद हो गए और फिर उन्होंने उन ज़ॉम्बीज के साथ में फाइट करके उन सभी को रोका और वापस से सब कुछ सेटल किया। लेकिन आज के टाइम का मॉन्स्टर उस टाइम पे जो ज़ॉम्बीज हम पर अटैक करते थे उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। सबसे कमजोर मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हम भी इतने कमजोर नहीं है। अब हमें पता है हमें क्या करना है। उस टाइम पर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, सब कुछ हमारे लिए नया था। इंसान उस टाइम पे इतने ज्यादा हड़बड़ा गए थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, किसको मारे और किससे मदद मांगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमें पता है कि कौन हमारी मदद के लिए है और कौन हमारा दुश्मन है। इस बार हम पूरी तरह से प्रिपेयर है। हमें पता है मॉन्स्टर्स हम पर अटैक करने वाले हैं, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। इसके लिए हर समय हम उनके लिए तैयार हैं। इसी पावर की मदद से मैं जिस अंत को पहले दिख चुका हूँ उस अंत को दोबारा से नहीं आने दूंगा। वर्ल्ड एंड जो मेरी पिछली लाइफ में हो चुका है वो वर्ल्ड एंड इस बार नहीं होगा। मैं सब कुछ रोकूंगा। मिंग ये सब देखते हुए उन तस्वीरों के अंदर ये सब सोचते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है, वो सभी बहुत सारे सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ उतरने लगते हैं। नीचे उतरकर एक बहुत बड़ा होल होता है जहाँ पर एक अजीब सा फ्लैग लगा हुआ है। जूफिस मिंग से कहता है, मिंग तुम वो फ्लैग देख रहे हो? मिंग कहता है, हाँ मैं देख रहा हूँ, ये एक 4 स्टार सुपर ह्यूमन का सिंबल है। ये सुनकर जूफिस कहता है, 4 स्टार? क्या सुपर ह्यूमंस को भी स्टार के अंदर डिवाइड किया गया है? मिंग कहता है, क्या तुम सच में इस बारे में नहीं पता? डीप वेब नाम से एक बुक आती है, उसके अंदर इस बारे में सब कुछ बताया गया है। सुपर ह्यूमंस को 9 स्टार्स में डिवाइड किया गया है। 1 से 3 स्टार के सुपर ह्यूमंस अर्थ रिलेम में आते हैं, 3 से 6 वाले हेवन रिलेम में, और जो 6 से आगे निकल जाते हैं वो डिट रिलेम में आते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन नॉलेज है, इसके बारे में तुम्हें पता होता अगर तुमने डीप वेब पढ़ी होती।
जूफिक्स कहता है मेरी मॉम कहती है डीप वेब की नॉलेज बिल्कुल बेकार है, उसे बिल्कुल ही पढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कभी भी उस बुक को उठा के भी नहीं देखा। तभी एक टीचर जूफिक्स में आता है और उसे सर पे जोर से मारता है और उसे कहता है बिल्कुल चुप रहो, सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। उस टीचर के इतना कहते ही सामने की तरफ एक बहुत बड़ी स्क्रीन दिखाई देने लगती है जिसके ऊपर एक आदमी कुछ कह रहा है। वो अपनी स्पीच देते हुए कहता है आप सभी स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच गए हैं, यानी इसका मतलब आप सभी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, आप सभी सुपर ह्यूमन बनने के रास्ते पर निकल पड़े हैं। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये रास्ता कोई नॉर्मल रास्ता नहीं है जिसमें आप जल्द जल्द पहुंच गए, ये एक अलग तरीका है, इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है। आपको पहले अच्छी तरह डिसाइड करना होगा कि आप सुपर ह्यूमंस बनना चाहते हैं। अगर आपने इसको अच्छी तरह डिसाइड नहीं किया है तो इस टेस्ट के अंदर ये पता चल जाएगा। डिसाइड नहीं किया होगा तो आप इस टेस्ट से बाहर हो जाएंगे। स्क्रीन पर वो बंदा ये कह रहा होता है। इसी समय टीचर एक ट्रॉली लेकर उन स्टूडेंट्स के पास में आते हैं जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन रखी होती है और फिर सभी स्टूडेंट्स को एक एक मेडिसिन उठा के देने लगते हैं और उनसे कहते हैं इस मेडिसिन को पी लो, इससे तुम्हारी मेंटल पावर थोड़ी सी इंक्रीज होगी जो कि आगे के टेस्ट में तुम्हारे काम आने वाली है। तुम्हारा टेस्ट 1 घंटे बाद शुरू होगा। स्क्रीन वाला बंदा भी ये बात रिपीट करने लगता है। वो कहता है आपका टेस्ट 1 घंटे बाद शुरू होगा, तब तक हम आपको कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस कराएंगे। उस बंदे के इतना कहते ही स्क्रीन के ऊपर एक लड़की आती है, मुझे उस पर नाम बताती है। इसका नाम निंग साउशी है। वो कहती है मैं रिसोर्सेज रिकवरी फैसिलिटी की एक मेंबर हूँ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है स्पेशली ड्रैगन सिटी के लिए। ड्रैगन सिटी अभी तक इन मोस्टली सर्वाइव कर पा रही है क्योंकि हम ये रिसोर्स रिकवरी का काम कर रहे हैं, वरना हमारे पास में रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा कम पड़ जाते हैं। रिसोर्सेज को हम 3 जगह से लेते हैं, एक प्लांट्स, दूसरा बीस्ट और तीसरा माइनिंग से। इन तीनों जगहों से मिलने वाले रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। ये सब कुछ एक तरह से हार्वेस्टिंग काम के जैसा ही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी को इस काम में आगे बढ़ना चाहिए। जिस उनको मिंग कहने लगता है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हमें और किसी काम को करने का ऑप्शन क्यों दे रहे हैं, हम एक अच्छे सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं लेकिन ये तो हमें एक हार्वेस्टर बनने की बोल रहे हैं। तभी मिंग के पास वाला स्टूडेंट कहता है ये सब इन लोगों की चाल है, ये चेक करते हैं कि कौन कौन असल में सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं और किन का अभी तक गोल डिसाइड नहीं हुआ है। ये एक तरह से हमें लालच दे रहे हैं। जो स्टूडेंट इस लालच में फंस जाएंगे वो इस रास्ते से हट जाएंगे और किसी और काम को करने के लिए चले जाएंगे। इसके बाद में यहाँ केवल वही स्टूडेंट्स बचेंगे जो कि सच में एक सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है हाँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है। इसके बाद में वो सारे स्टूडेंट्स आपस में आगे एक कोर्स के बारे में बात करने लगते हैं। जूफिक्स मिंग को मिलिट्री स्कूल में आने के लिए कहता है। मिंग कहता है नहीं मुझे उसमें नहीं जाना, मैं तो मार्शल आर्ट कोर्स करूंगा। ये सुनकर तीसरा स्टूडेंट मिंग से कहता है तुम मार्शल आर्ट कोर्स करना चाहते हो, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल कोर्स होता है, केवल सबसे ज़्यादा माहिर स्टूडेंट ही इस कोर्स को कर पाते हैं। इसके बाद में सभी स्टूडेंट्स आपस में आगे एक कंपटीशन के बारे में बात करने लगते हैं। एक स्टूडेंट मिंग से कहता है आया कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। इस कंपटीशन के अंदर हर दूसरा स्टूडेंट पहले स्टूडेंट की स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश करेगा। वो स्टूडेंट आपस में से बातें कर रहे होते हैं। किसी समय एक ऑफिसर वहाँ पर आता है और उन सभी स्टूडेंट से कहता है मेंग चाओ कौन है, जिसका नाम भी मेंग चाओ है वो सामने आ जाए। फिर हमें इस बंदे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसका नाम जैन पेंग है और ये कोई ऑफिसर नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है। ये सुनकर मेंग चाओ के साथ वाला बंदा उस जैन पेंग से कहने लगता है जैन पेंग मेरा नाम जियांग है और तुम्हें मिंग से जो कोई भी काम है उसके बारे में तुम मुझसे पहले बात करो, और अगर तुम मिंग को किसी भी तरह की चोट पहुंचाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मुझसे निपटना होगा। ये सुनकर जैन पेंग कहता है जियांग मैंने ये नाम पहले भी सुना है, तुम थंडर रिपर की कल्टीवेशन कर रहे हो, हमारे कॉलेज का सबसे कमजोर स्टूडेंट शायद तुमसे हार जाएगा, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, चलो चेक करते हैं। अब मैं तुम्हारे मेन पार्ट पर एक पंच मारने वाला हूँ, देखते हैं क्या तुम सर्वाइव कर पाते हो या नहीं। ये कहते हुए जैंग पेंग अपने हाथों जोर से पीछे की तरफ करता है। ये देखो जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है, वो तुरंत मिंग के सामने से हट जाता है और पीछे खिसकते हुए जूफिक्स में पहुंच जाता है। ये देखकर जैंग पेंग कहता है मुझे माफ कर दो, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डरा दिया। तभी मिंग जैंग पेंग से कहता है जैंग पेंग ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें इस तरह से अपनी पावर की मदद से किसी को इस तरह डराना नहीं चाहिए। तुम एक सुपर ह्यूमन बनना चाहते हो, तुम्हारे अंदर एक अच्छी सुपर ह्यूमन स्पिरिट होनी चाहिए, तुम्हें इस तरह से किसी को भी डराना या परेशान करना नहीं चाहिए। क्या तुम्हें इससे मजा आता है? जैंग पेंग कहता है जब कोई शेर किसी खरगोश का शिकार करता है तो वो उसे मारने के लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करता है, क्योंकि शेर के लिए उस खरगोश को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरह से मेरे को तुमसे बात करनी थी, इसीलिए इस लड़के जियांग को उठाना काफी ज्यादा जरूरी था। ये सुनकर मिंग कहता है तुम्हारा जवाब मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन चलो ठीक है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। मेरा नाम है मिंग चाओ। जैंग पेंग कहता है मैंने कहीं से सुना है तुम्हारी शूटिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी स्किल इतनी अच्छी है कि तुमने होरेम को भी हरा दिया। होरेम मेरे क्लब के अंदर शूटिंग की ट्रेनिंग लेता है, एक तरह से वो मेरे डिसिपल की तरह है, तुमने उसको हरा दिया। मैं देखना चाहता था कौन है जिसने उसे हराया है, और अब मैंने तुमसे देख लिया है, तो अब मैं तुमसे जैंग पेंग ये कह रहा होता है
तभी मिंग उसके गाल पे अपना हाथ रखता है और फिर उसे साइड में कर देता है और फिर से कहता है, जैंग पेंग मुझे माफ कर दो, मैं किसी से भी फाइट करना नहीं चाहता। ये देखो जूफिक्स और जियांग बहुत चौंक जाते हैं। जूफिक्स कहता है, मिंग का तो स्टाइल ही बहुत शानदार है। मिंग ने जैंग पेंग के गाल पर एक जोर से रख दिया है। इसी समय जैंग पेंग सोच रहा होता है, ये लड़का काफी ज्यादा अजीब है, अब तो इससे फाइट करनी होगी। ये कहते हुए जैंग पेंग मिंग से फाइट करने के लिए अपने से ऊपर की तरफ करने लगता है। उसी समय जैंग पेंग के कॉलेज का एक बंदा उसके पास में आता है और उसे कहता है, सिस्टर निंग यहीं पे आ रही है, अभी किसी तरह की फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये सुनकर जैंग पेंग हंसते हुए अपने कपड़े सीखने लगता है और फिर कहने लगता है, मुझे पूरा यकीन है सिस्टर निंग यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ रही है, उन्होंने मुझे देख लिया होगा, उनके डैड और वो खुद भी मेरे डैड की एक काफी अच्छी दोस्त है, इसलिए वो मुझे भी काफी तक जानती है और शायद वो मुझे पसंद भी करती है, देखना वो मुझसे मिलने ही आ रही है। फिर जैंग पेंग अपने बाकी साथियों से कहता है, अब यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है, इन लोगों के साथ में भी रुकना मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं और जाकर सिस्टर निंग से मिलते हैं। इसी समय जियांग मेंगचाओ के पास में आता है और उसे कहता है, आखिरकार ये लोग गए, हमें बेकार में इनसे फाइट करनी नहीं पड़ी, वरना मुझे तो पूरा लगा था कि इन दोनों के बीच में, तुम्हारे और उस जैंग पेंग के बीच में फाइट शुरू हो जाएगी। वैसे मेंगचाओ हो सकता है तुम्हें भी गुस्सा आ रहा हो, तुम खुद को थोड़ा काबू में रखना, ज्यादा गुस्सा मत होना। तभी मेंगचाओ कहता है, गुस्सा तो अब जैंग को आने वाला है, जब उसे पता पड़ेगा कि निंग उससे नहीं मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रही है तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाएगा। तभी हम देखते हैं इस निंग का पूरा नाम शी निंग है, ये एल्डर निंग की पोती है। ये वहाँ पर आती है और कहती है, मेंगचाओ। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, वो सभी आपस में सोचने लगते हैं, ये क्या, ये निंग इस लड़की मेंगचाओ को जानती है, यानी यहाँ पर जैंग पेंग के लिए नहीं इस मिंग से मिलने के लिए आई है। इसी समय जैंग पेंग निंग से बात करने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन निंग उसे इग्नोर करती है और उसके पास से होते हुए मिंग के पास में आ जाती है। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। ये देखो जैंग पेंग बहुत चिढ़ जाता है, वो सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है, सिस्टर शीनिंग मिंगचाओ ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तभी मिंग शीनिंग से पूछता है, शीनिंग आप यहाँ पर कैसे। शीनिंग कहती है, ये तो बिल्कुल ही मैं सोचना कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, ये हुलिन सिटी का स्पिरिट टेस्ट है, मैं हुलिन सिटी से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद में शीनिंग मिंग को ऊपर से नीचे देखने लगती है। मिंग ने अपनी ड्रेस काफी अजीब तरह से पहनी होती है और वह स्कूल यूनिफॉर्म मिंग की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा बड़ी लग रही होती है। ये देखकर शीनिंग हंसने लगती है और फिर मिंग से कहती है, मुझे हमेशा से लगता था कि तुम हमारे सामने कमजोर का नाटक करते हो और तुम जैसे हमें दिखाई देते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन अब हमें विश्वास हो गया है कि हम गलत थे, तुम जिस तरह से इस स्कूल यूनिफॉर्म को पहनते हो वैसे और कोई भी नहीं पहनेगा। जैसे जूफिक्स और जियांग इस लाइन को सुनते हैं, वो तुरंत अपनी ड्रेस को सही करने लगते हैं और फिर शीनिंग के साथ शो ऑफ करने लगते हैं। तभी जैंग पेंग शीनिंग से कहता है, शीनिंग मैं भी यहाँ पर हूँ। शीनिंग जैंग पेंग की तरफ देखती है और उसे कहती है, ओ जैंग पेंग तुम भी यहाँ पर हो, बताओ क्या तुम्हें कुछ काम है। ये सुनते ही जैंग पेंग का मुंह तोड़ जाता है, वो सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है, शीनिंग तो मुझसे सीधे सीधे बात भी नहीं करना चाहती, उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि क्या कोई काम है और उसके बाद में मुझे इग्नोर कर दिया। ये कहते हुए जैंग पेंग जमीन पर बैठ जाता है, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जैंग पेंग के ऊपर इस टाइम पे किसी का भी ध्यान नहीं होता, सभी लोग मिंग और शीनिंग को देख रहे होते हैं, ये दोनों आपस में बात करते जाते हैं। मिंग की क्लास से सभी लोग मिंग पे गुस्सा करने लगते हैं, वो सभी सोचने लगते हैं मिंग की इतनी अच्छी लड़की दोस्त है और उसके बावजूद भी मिंग ने आज तक कभी भी हमें इसके बारे में बताया नहीं। तभी शीनिंग मिंग से कहती है, ये सब खत्म होने के बाद में जब तुम्हारा ये टेस्ट हो जाए हम कहीं खाना खाने चलेंगे। ये सुनकर जूफिक्स से बारह और भी चढ़ जाता है। जूफिक्स बहुत तेज आंखों से, बहुत ज्यादा गुस्से इलाकों से मिंग की तरफ देखने लगता है। मिंग डरते हुए जूफिक्स और क्लास में बाकी लोगों की तरफ देखता है और फिर सोचने लगता है अब क्या होगा। इसके बाद वो लगातार शीनिंग से बात करता रहता है। इसी समय क्लास सारे स्टूडेंट अचानक से कहीं और देखने लगते हैं। एक और लड़की उस जगह पे आती है। जूफिक्स जैसे ही उस लड़की को देखता है वो बहुत ज्यादा खुश जाता है। हम देखते हैं ये रिपेल क्वीन फिरोंग है। जैसे वो यहाँ पर आती है वो कहती है मेंगचाओ। ये कहते फिरोंग मेंगचाओ के पास में आती है। शीनिंग पीछे मुड़कर फिरोंग की तरफ देखने लगती है। शीनिंग सोचती है ये लड़की कौन है और ये मेंगचाओ कैसे जानती है। तभी फिरोंग मेंगचाओ के पास में आती है और उसके हाथों पकड़ लेती है और फिर मिंग से कहती है मेंगचाओ तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये देखकर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो सभी सोचने लगते हैं यहाँ पर दो लड़कियां आई, दोनों ही दोनों मेंगचाओ को जानती है और मेंग ने कभी भी हमें इसके बारे में बताया नहीं। ये सब क्या हो रहा है, दोनों लड़कियों को एक ही लड़के से बात करनी है, हम भी तो यहाँ पर है, क्या हम किसी को दिखाई नहीं देते। ये सोचते हो सबके सब बहुत ज्यादा गुस्से इलाकों से मेंग की तरफ देख रहे होते हैं। इसी समय जैंग पेंग और उसके स्कूल के बाकी सभी लोग सोचने लगते हैं यहाँ ये सब क्या हो रहा है, हम तो यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो हम खुद ही परेशान हो रहे हैं। यह अकेला लड़का मिंगचाओ हमें कितना परेशान कर रहा है। मिंग उन सभी स्टूडेंट को देखता है, वो बहुत बुरी तरह डर जाता है और फिर उनसे कहता है इस तरह से मेरा हाथ मत पकड़ो, हम यहाँ पर खुले में हैं, सब लोग देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी फिर मिंग से कहती है क्या तुम मुझे जानते नहीं हो।
हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। मुझे पता है उस टाइम पर चैट में जो मेरे साथ में बात करता था वो तुम थे। तुमने मुझे उस एडवांस रिपेल के बारे में बताया था। तुम्हारा ही नाम मैंग चाओ है ना? तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तुमने जो रिपेल टेक्निक मुझे सिखाई थी वो बहुत ज़्यादा शानदार थी। उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। मिंग जैसे जैसे ही सुनता जा रहा है मिंग की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। मिंग सोचने लगता है ये सब क्या हो गया। वीडियो के अंदर मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था लेकिन मेरी बाकी की बॉडी दिखाई दे रही थी। मुझे इसे मेरा वो वीडियो शेयर नहीं करना चाहिए था। इसने कल मेरा हाथ छूकर पता कर लिया कि मैं ही वो था और माना किसी तरह से इसने पता कर भी लिया तो भी इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसे सबके सामने मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम किसी अकेले इलाके में ले जाती। अब क्लास के बाकी स्टूडेंट्स ने मुझे देख लिया है, अब ये लोग मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद में ज़ैंग पेंग और बाकी सारे स्टूडेंट्स के बेन में जलन और गुस्से के आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वो नदियाँ बहा देते हैं। तभी शीनिंग बीच में आती है और उस रिपेल क्वीन फीरोंग को साइड में करने लगती है और उसे कहती है फीरोंग तुम यहाँ पर कैसे? फीरोंग शीनिंग की तरफ देखती है और उसे कहती है शीनिंग तुम भी यहाँ पर हो? शीनिंग कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? फीरोंग कहती है मैं यहाँ पर मैंग चाओ को कुछ इन्फॉर्मेशन देने आई थी। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि उसे ड्रैगन मार्शल आर्ट स्किल को सीखना चाहिए। इस कोर्स को आगे के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। शीनिंग कहती है तुम मिंग चाओ को क्यों बता रही हो कि उसे आगे कौन सा कोर्स करना चाहिए? तुम उसे जानता ही कितना हो? फीरोंग कहती है मैं उसके बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ। मुझे पता है पिछले साल मिंग चाओ का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद में वो काफ़ी टाइम तक एक हॉस्पिटल के अंदर रहा था और साथ ही मेरे ग्रैंडपा एक नई रिपेल टेक्निक को सीख रहे हैं। उस टेक्निक को बनाना उन्होंने तो शुरू तो कर दिया था लेकिन उसके अंदर आगे जाकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। इसके अंदर मिंग चाओ ने हमारी मदद की। एक तरह से वो हमारा पार्टनर बन गया है। शुरुआत में मिंग चाओ और मेरी उस टेक्निक के बारे में बहुत लंबी लंबी बातें होती थी और अब उसमें और मेरे बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। ये कहने वाले फीरोंग मिंग की तरफ देखती है और उसे अपनी आँख मारती है और कहती है मिंग चाओ क्या मैं सही कह रही हूँ? तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं ना? ये कहते फीरोंग जो अपनी आँख मारती है मिंग चाओ जैसे मदहोश हो जाता है। मिंग चाओ कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, तुमने जो कहा वो सब कुछ सच है। ये सुनकर फीरोंग हंसने लगती है। वो सोचने लगती है मेरा प्लान काफ़ी हद तक काम कर रहा है। ग्रैंडपा ने मुझे इस तरह समझा दिया था कि लड़कों को किस तरह से काबू करते हैं और किस तरह से उनसे बिना कुछ कहे उनसे अपनी बात को मनवाया जाता है। तभी शीनिंग कहने लगती है फीरोंग माना कि तुम मिंग चाओ को काफ़ी अच्छे लंबे टाइम तक जानती हो लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मिंग चाओ को बताओगी कि उसे आगे कौन सा कोर्स करना चाहिए और मिंग चाओ को किसी भी कारण से तुम्हारी बात माननी चाहिए। मैं मिंग चाओ को तुमसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे लगता है मिंग चाओ एक नेचुरली एक अच्छा हार्वेस्टर है। उसके डैड भी एक हार्वेस्टर है। मैंने मिंग चाओ की हार्वेस्टिंग स्किल को बहुत पास से देखा है। मुझे लगता है उससे आगे जाकर एक हार्वेस्टर बनना चाहिए और अपनी हार्वेस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। इसके लिए वो हमारे एग्रीकल्चर मार्शल आर्ट कॉलेज के अंदर आ सकता है और वो चाहे तो अगर उसे हार्वेस्टिंग स्किल के साथ में कोई मार्शल आर्ट की स्किल भी सीखनी है तो वो भी उसी कॉलेज के अंदर एक ही साथ में सीख सकता है। इस तरह से वो एक ही टाइम पर 2 कोर्स कर पाएगा। ये सुनकर फीरोंग हंसने लगती है और कहती है क्या मजाक है ये, एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर वो मार्शल आर्ट सीखेगा? शीनिंग कहती है इसमें हंसने वाली क्या बात है, हमारे एग्रीकल्चर मार्शल आर्ट कॉलेज के अंदर बहुत शानदार मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। तुम जो ड्रैगन मार्शल आर्ट की बात कर रही हो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा चीज़ हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर सिखा दी जाएगी जिसे मिंग काफ़ी अच्छी तरह सीख जाएगा। इसके बाद में शीनिंग और फीरोंग के बीच में बहस शुरू हो जाती है। फीरोंग कहने लगती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो उस एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर नहीं जाएगा। शीनिंग कहती है नहीं तुम डिसाइड नहीं करोगी, वो एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर ही जाएगा। इसी तरह से उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। मिंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उनसे कहता है प्लीज़ रुक जाओ, मुझे एक बार इस एग्जाम को पास तो करने दो। हो सकता है मैं इस एग्जाम को भी पास ना कर पाऊँ, उसके बाद में कोई भी कॉलेज डिसाइड कर ही नहीं सकता। पहले मैं इस एग्जाम को पास कर लूँ, उसके बाद में हम दोबारा से बहस कर सकते हैं। इसी तरह से मिंग उनकी बहस छुड़ाने की कोशिश करता है। उसी टाइम पर स्क्रीन के ऊपर एक लड़की आती है और वो कहने लगती है अब से ठीक 3 मिनट के बाद में तुम सबका एग्जाम शुरू होगा, सबके सब तैयार हो जाओ। ये सुनकर सबके सब तैयार होने लगते हैं। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती है। 3 मिनट पूरे होने के बाद में वो लड़की वापस स्क्रीन पर आती है और कहने लगती है जमीन के ऊपर सर्कल बने हुए हैं जिनके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, सभी स्टूडेंट्स अपने नाम के हिसाब से अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। स्टूडेंट्स वैसा ही करते हैं, वो अपने नाम के हिसाब से अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। लड़कियां ही कहती है अब सबके सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए डीप मेडिटेशन की फॉर्म में। अब से ठीक 1 मिनट के बाद में अगर कोई भी अपनी जगह से हिलेगा, कुछ भी बोलेगा या फिर अपनी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट लाएगा तो उसे इस एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको वार्निंग मिलेगी, सेकंड टाइम बाहर हो जाएंगे। सभी स्टूडेंट अपनी जगह बैठ जाते हैं। उनके सामने एक पिलर आ जाता है। पिलर ऊपर से खुलने लगता है, उसके अंदर से अजीब से रेशे निकलते हैं और एक मास्क का रूप ले लेता है। वो मास्क धीरे धीरे स्टूडेंट के पास में आने लगता है। मिंग को काफी अजीब सा लगता है। मिंग सोचने लगता है ये एक टेस्ट का पार्ट है, इसमें विजुअल रियलिटी के अंदर हमारी स्पिरिट को चेक किया जाएगा। इस एग्जाम के बाद में हर किसी की मेंटलिटी का पता पड़ जाएगा कि कौन
कितना ज्यादा बहादुर है। इसी समय वो अजीब सा मास्क सभी स्टूडेंट्स के चेहरे पर चढ़ जाता है। तभी वो मास्क स्टार्ट हो जाता है। मास्क के स्टार्ट होते ही मिंग को उस मास्क के अंदर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो एक इंसान को खा रहा है। वो इंसान जोर से चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ। इसके बाद मिंग उस वर्चुअल रियलिटी के अंदर इधर देखने लगता है। उसके आसपास में और भी बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो कि इंसान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मिंग उन सभी को देखता है लेकिन बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलता। सेम इसी वर्चुअल रियलिटी वीडियो को बाहर से टीचर्स भी देख रहे होते हैं। टीचर वैंग कहता है इस बार इस टेस्ट को काफी ज्यादा हार्ड किया गया है, ये वीडियो देखने में कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। दूसरी टीचर कहता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लगभग हार्डनेस 120% तक बढ़ा दी गई है। इस तरह के वीडियोस इलाइट फोर्स के स्पेशल सोल्जर्स को दिखाए जाते हैं लेकिन इस बार ये केवल स्टूडेंट्स को दिखाए जा रहे हैं। तभी एक तीसरी टीचर कहती है इस बार ये काफी ज्यादा जरूरी है, खतरा बढ़ रहा है, इसलिए हमें टेस्ट भी ज्यादा खतरनाक लेना होगा। अगर ये स्टूडेंट्स इस वीडियो को भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तब तो उस फॉग के अंदर जहाँ पे असल में ये सब कुछ दिखाई देता है वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मॉन्स्टर्स बड़ी आसानी से उन सभी को खा जाएंगे, इसीलिए ये जरूरी है। इसके बाद में हमें एक स्टूडेंट को दिखाते हैं जो कि अपनी वर्चुअल रियलिटी में एक स्पेस शटल को देख रहा होता है जो कि लगातार घूमती जा रही होती है। उस स्क्रीन के ऊपर एक विंडो शो हो रही होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये स्पेस शटल नष्ट होने वाली है, जल्दी से इसमें बाहर निकलो। ये कहते हुए घूमते जा रही है। ये देखकर वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बहुत बुरी तरह से डर जाता है। इसी समय रियल वर्ल्ड के अंदर वो बुरी तरह से बेहोश जाता है और उसको उल्टी होने लगती है। जैसे वो स्टूडेंट बेहोश होता है कुछ लोग आते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं। वो भागते हुए कहते हैं जल्दी इसे लेके चलो, इस स्टूडेंट की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, इसे जल्दी से मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसके बाद में हमें एक दूसरे स्टूडेंट दिखाते हैं जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है। वो उसे खा रहा होता है। इसके बावजूद भी वो स्टूडेंट खुद को अपने काबू में रखता है और बिल्कुल भी चिल्लाता नहीं है। ये देखकर ये टीचर कहता है सच में ये वीडियो काफी ज्यादा मुश्किल है, पता नहीं ये स्टूडेंट कब तक इस वीडियो को पूरी तरह से देख पाएंगे। इसी समय हमें ज़ैंग को दिखाते हैं जो कि बड़ी आसानी से उस वर्चुअल रियलिटी को देख रहा होता है। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता। ये देख एक टीचर कहती है कंस्ट्रक्शन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शानदार है, ये ज़ैंग काफी अच्छा कर रहा है। अपने स्टूडेंट्स की तारीफ सुनकर कंस्ट्रक्शन हाई स्कूल का टीचर बोलता है हाँ हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत शानदार है, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, वो बड़ी आसानी से इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे। इसके बाद में हमें मिंग को दिखाते हैं। मिंग भी बड़ी आसानी से अपनी वर्चुअल रियलिटी में बैठा होता है। उसके ऊपर चारों तरफ से मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं लेकिन मिंग बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता। उसके चेहरे पर भी बिल्कुल भी डर दिखाई नहीं देता। ये देखकर टीचर कहता है ये स्टूडेंट तो 9th हाई स्कूल का है, ये काफी ज्यादा अजीब है। इस वीडियो के अंदर चारों तरफ से इस लड़के पे मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं लेकिन इसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे। इसी समय उस वर्चुअल रियलिटी में वो मॉन्स्टर मिंग के काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है। मिंग सही टाइम पर उछलकर उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है और फिर उछलते हुए सोचता है ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मॉन्स्टर बिल्कुल डरावने नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरावने हैं। नॉर्मल स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले कभी इस तरह के मॉन्स्टर्स को नहीं देखा हो वो तो इन मॉन्स्टर्स को देख के ही अपनी पैंट गीली कर देंगे। ये सोचते हुए मिंग उछलकर एक मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और उसे आंखों से देखने लगता है। उस मॉन्स्टर की काफी ज्यादा आंखें होती है। उसी समय वहाँ पर उस जैसा ही एक और मॉन्स्टर आ जाता है। मिंग उसे देख कहता है यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ गया, अब मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे जल्दी से इन मॉन्स्टर में फाइट शुरू कर देनी चाहिए, कम से कम इससे मेरी ट्रेनिंग तो हो जाएगी। मुझे इस वर्चुअल रियलिटी के बारे में काफी कुछ पता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही ये हमें दिखाती है। ये वर्चुअल रियलिटी एक गेम की तरह है जिसके अंदर हम जो चाहे वो इक्विपमेंट अपने लिए समन करा सकते हैं और इस वर्चुअल रियलिटी के अंदर हम कैसे ही मूव करें हमारे रियल वर्ल्ड में रियल बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल वैसी की वैसी बैठी रहेगी। ये सोचते हुए मिंग अपने लिए एक तलवार समन कर देता है जो कि दूर एक पत्थर पे गिरती है। इसी समय मॉन्स्टर मिंग के काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है। मिंग सही टाइम को उछल जाता है, दोनों मॉन्स्टर्स आपस में टकरा जाते हैं। मिंग बड़ी आसानी से उस मॉन्स्टर के ऊपर से भागता हुआ सीधे उछलकर उस तलवार के पास में पहुंच जाता है और फिर जल्दी से उस तलवार को उठा लेता है और सोचने लगता है मैंने टीचर यान से कई बार कहा था कि मेरे को एक स्वॉर्ड स्किल आती है लेकिन उसकी ट्रेनिंग करने के लिए मेरे पास कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, इसलिए वो स्कूल के अंदर इस ट्रेनिंग का इंतजाम कराएं लेकिन किसी कारण से वो इसे नहीं करा पाए। मिंग ये सोच रहा होता है, इसी समय वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। फिर मिंग उन्हें देख के कहता है अब तुम सबकी सब यहाँ पर आ चुके हो, अब मैं तुम्हारे ऊपर अपनी स्वॉर्ड स्किल टेस्ट करूंगा, देखूंगा मैं कितना ज़्यादा सीख चुका हूँ। तभी वो सारे मॉन्स्टर्स भागते हुए मिंग की तरफ आने लगते हैं। मिंग भी उनकी तरफ भागता है और उनके ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। उन मॉन्स्टर्स के भी कुछ अटैक मिंग के लगता है, इससे मिंग की बॉडी के ऊपर खरोंचें लग जाती है। इसमें पीछे की साइड से एक मॉन्स्टर मिंग पर अटैक कर देता है। मिंग तुरंत अपनी तलवार घुमा देता है और उस मॉन्स्टर के सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। इसके बाद मिंग की नजर और भी कुछ छोटे छोटे मॉन्स्टर से पड़ती है। मिंग तुरंत भगते उनके पास में जाता है और उन्हें भी एक ही झटके में मार देता है और फिर सोचने लगता है ये सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स हैं, मुझे कोई ताकतवर और बड़ा मॉन्स्टर चाहिए, जब ताकतवर से फाइट करूंगा तब पता पड़ेगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तभी मिंग की नजर एक बड़े मॉन्स्टर पर पड़ती है। मिंग भगते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। वो मॉन्स्टर भी मिंग के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ घूमता है और मिंग के पेट में अपनी पूंछ घुसा देता है। मिंग को उस मॉन्स्टर के इस अटैक का बिल्कुल भी परवाह नहीं होता। मिंग तुरंत उस वर्चुअल रियलिटी के अंदर मर जाता है। जैसे ही मिंग मरता है मिंग को यू डाइड का मैसेज शो होने लगता है।
बाहर खड़े सारे टीचर्स मिंग की स्किन को चौंकते हुए देखने लगते हैं। इसी समय मिंग की आंखें वापस से खुलती है। मिंग उस मॉन्स्टर को अपने सामने देखता है। मिंग अभी भी उस वर्चुअल रियलिटी के अंदर ही है। अब मिंग को रिवाइव के ऑप्शन होने लगते हैं। फिर मिंग सोचता है, मैं जानता था मैं एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर हूँ, यहाँ पर मैं मर नहीं सकता हूँ, मैं जितने हुए मरूंगा दोबारा से रिवाइव हो जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी मेंटलिटी का टेस्ट है ना कि मेरे फिजिक का। इसलिए बस मुझे यहाँ पर टिकना है, मैं क्या करता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोचते हुए मिंग वापस से उस मॉन्स्टर के ऊपर उछल के अपनी तलवार से अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर फिर से मिंग को मारने के लिए तैयार होता है। वो तुरंत मिंग की तरफ देखता है और मिंग को खा जाता है। मिंग की पूरी बॉडी एक साथ उस मॉन्स्टर के अंदर चली जाती है। इस तरह से मिंग दोबारा से मर जाता है और फिर दोबारा से जिंदा भी हो जाता है। मिंग इस टाइम पर उस मॉन्स्टर के पीछे होता है। वो मॉन्स्टर चौंकते हुए मिंग को देखने लगता है। मिंग हंसते हुए उस मॉन्स्टर से कहता है, मैं फिर से जिंदा हो गया। तभी वो मॉन्स्टर वापस से मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। मिंग वापस से उसकी तरफ भागता है और कहता है, आ जाओ फिर से, मैं इस बार फिर से तुम्हें मारूंगा या फिर खुद मर जाऊंगा। ये देखकर मिंग के सारे टीचर बहुत चौंके होते हैं। बाकी टीचर्स कहते हैं, ये लड़का काफी अजीब है, इसको इस मॉन्स्टर ने कितनी बार मार दिया है, लेकिन फिर भी इसकी मेंटलिटी के अंदर, इसकी स्पिरिट के अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं आई है, ये अभी भी पूरे जोश में है। एक दूसरा टीचर कहता है, ध्यान से देखो, ये लड़का 100 वर्ड स्कॉल स्किल का यूज करने वाला है, जिसको ये काफी अच्छी तरह से यूज कर रहा है। इसके स्कूल के अंदर इसे काफी अच्छी तरह सिखा रहे हैं। इसके बाद में हम वापस से मिंग को देखते हैं। मिंग ने उस मॉन्स्टर को मार दिया है। मिंग को बहुत सारी स्क्रीन होने लगती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट के अंदर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आया है। इसी तरह से मिंग को काफी सारे सिस्टम की विंडोज होने लगती है। मिंग उन्हें देख के सोचता है, मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिले हैं क्योंकि मेरे टीचर्स मुझे ध्यान से देख रहे थे। मैंने इस स्किल को यूज किया है। मेरे टीचर्स ने कई बार पहले भी इस स्किल को देखा है, लेकिन मैंने इसको काफी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज किया है। मुझे यकीन है इसे देखकर उन्होंने भी कुछ सीखा होगा, इसलिए मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिले हैं। इसके बाद मिंग थोड़ा सा थक जाता है। वो उस मॉन्स्टर के ऊपर ही लेट जाता है और सोचने लगता है, मैंने अभी इतने शानदार स्किल को यूज किया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक भी ये एग्जाम खत्म नहीं हुआ है। इस एग्जाम खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा। फिर मिंग उन बड़े मॉन्स्टर को देखता है और फिर सोचने लगता है, जब मॉन्स्टर मर जाते हैं तब उन पर हार्वेस्टिंग काम होता है। लगता है मुझे यही करना चाहिए, मुझे सभी को दिखाना चाहिए कि मेरा हार्वेस्टिंग काम भी काफी ज्यादा अच्छा है। ये सोचते हुए मिंग उठता है और उन मॉन्स्टर्स के पास जाकर उनकी बॉडी में से उनके सारे ऑर्गन्स को बाहर निकालने लगता है और अपनी हार्वेस्टिंग स्किल सभी लोगों को दिखाने लगता है। मिंग ही काम कर रहा होता है, इससे मिंग को और मॉन्स्टर्स की आवश्यकता देने लगती है जो कि भागते हुए उसकी तरफ आते हैं। मिंग सोचता है, सेकंड वेव आ रही है, इसके अंदर ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स होंगे, अब मैं उन्हें भी मार दूंगा। इसी के साथ ही बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स वहां पर आ जाते हैं। मिंग उन मॉन्स्टर को देखकर डरने के बजाय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, सेकंड वेव आ गई। ये कहने के बाद मिंग जोर से चलता है और उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। इसी टाइम पर ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर सभी टीचर्स मिंग के टीचर को घूरने लगते हैं। मिंग के टीचर सोचने लगते हैं, आप सब लोग मुझे ऐसे ही देख रहे हो, इस लड़के ने जो कुछ भी कर रहा है इसके अंदर मेरा कोई भी बात नहीं है। इसके बाद टाइम शो होने लगता है। आखिरी के 5 सेकंड बचे हैं। 5 सेकंड खत्म होने के बाद में माइक में से आवाज आने लगती है, ये टेस्ट खत्म हो चुका है। जो भी स्टूडेंट अभी तक भी इस टेस्ट के अंदर टिके हुए हैं वो सब के सब इस एग्जाम को पास कर चुके हैं, और बाकी के जो भी स्टूडेंट जो भी अपनी जगह से हिल चुके हैं या फिर उन्हें कुछ भी बोला है वो सभी फेल हो गए हैं। प्लीज अगली बार दोबारा से ट्राई करना। आप सभी का रिजल्ट कुछ ही सेकंड में आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। इसी समय उस स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट शो होना शुरू होता है। जो फिश जल्दी चेक करता है उसको 443 रैंक मिली है। जितने को जो फिश बहुत खुश हो जाता है, वो कहता है मैं पास हो गया। और साथ ही ड्रैगन सिटी के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के बीच में, उन स्कूल्स के सभी स्टूडेंट्स के बीच में मैं 443वीं रैंक लेके आया हूँ। मिंग तुम बताओ तुम्हारा क्या हुआ। ये कहते जो फिक्स मिंग की तरफ देखता है। मिंग अभी भी वैसे ही बैठा होता है। मिंग के चेहरे पर अभी मास्क लगा हुआ है। तभी जो फिक्स थोड़ा ठीक से देखता है। मिंग अभी उस मास्क के अंदर बहुत जोर से हंस रहा होता है। ये देखो जो फिक्स कहता है, मिंग तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो। इसी समय जेंग भी मिंग को देखने लगता है। वो देखे कहता है, ये लगभग नामुमकिन है इस एग्जाम के बाद में कोई इस तरह से हंस रहा हो, ये कभी कभी होता है। उनमें से एक हमें दिखाई दे गया है, ये काफी ज्यादा अजीब सी बात है। ये कहते हैं जूफिक्स और जियांग मिंग की तरफ देख रहे होते हैं। इसी समय वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है। वो जूफिक्स से कहता है, जूफिक्स तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने पूरी ड्रैगन सिटी के स्टूडेंट्स के बीच में अपनी रैंक को 500 प्लस रखा है, तुम्हारी रैंक इतनी ज्यादा कैसे आई, प्लीज मुझे कुछ टिप्स दो। जूफिक्स कहता है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं था, मेरे दोस्त मिंग ने मुझे काफी कुछ समझा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि इस एग्जाम के अंदर हमारे इमेजिनेशन का काफी बड़ा रोल होता है। कि जब भी किसी मॉन्स्टर ने मुझ पर अटैक करना शुरू किया, मैंने इमेजिन किया कि उस मॉन्स्टर के चेहरे की जगह पर मिंग का चेहरा है। अब क्योंकि मुझे मिंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं मिंग को बुरी से पीटने जाता था। इसी वजह से मुझे उस मॉन्स्टर से डर लगना बंद हो गया और मैंने उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसे मार दिया। इसी समय 9th हाई स्कूल के काफी सारे स्टूडेंट्स रो रहे होते हैं। वो सभी सोच रहे होते हैं, ये सब कुछ मिंग की वजह से हुआ है। मिंग की वजह से हम इस एग्जाम के अंदर फेल हो गए, क्योंकि एग्जाम शुरू होने से पहले 2 लड़कियां यहाँ पर आई और दोनों की दोनों मिंग से बात करने लगी। उनमें से एक ने भी हम पर ध्यान नहीं दिया। इससे ही हमारे दिल के अंदर कई सारे छेद हो चुके थे। हमारी मेंटल स्टेट एग्जाम शुरू होने से पहले बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी, जो कि मॉन्स्टर को देखने के बाद में और भी ज्यादा बुरी तरह से खराब हो गई।
इसी वजह से हम में से कोई भी इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया। इसी समय जूफिक्स को मिंग की आवाज़ देती है। मिंग जूफिक्स से कहता है, जूफिक्स तुम्हारा एग्जाम कैसे गया? जूफिक्स पीछे मुड़कर मिंग से कहता है, मेरा तो काफी अच्छा गया, तुम बताओ तुम्हारा क्या हुआ? मिंग कहता है, मैंने अभी तक चेक नहीं किया, अभी तक तो मैं इस गेम को खेल रहा था, ये गेम काफी ज्यादा शानदार था। ये सुनकर जूफिक्स और जेंग बहुत चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, ये क्या एक गेम था? इसी समय मिंग उस बिंग स्क्रीन के ऊपर अपनी रैंक चेक करने लगता है। मिंग की रैंक 21 आई है। ये देखकर कुछ स्टूडेंट्स रोते हुए कहते हैं, कंट्रीब्यूशन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को पूरे साल भर वर्चुअल टेस्ट की तैयारी कराई जाती है, इसके बावजूद भी उन सबकी रैंक भी मिंग से काफी ज्यादा कम आई है। और वहीं दूसरी तरफ मिंग एक ही बार में इतनी शानदार रैंक लेके आ गया है। मिंग कमाल कर दिया तुमने। वहीं दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन हाई स्कूल का ज़ेंग पेंग इस एग्जाम के अंदर बुरी तरह से फेल हो चुका है। इससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो अपने हाथ पांव जोर जोर जमीन में पटक रहा है। इसी समय वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हाई स्कूल का एक स्टूडेंट आता है जो कि स्कूल का मॉनिटर भी है। इसका नाम लू हैन है। लू हैन ज़ेंग पेंग के पास में आके किससे कहता है, ज़ेंग पेंग ये सब क्या हो गया? तुम इस एग्जाम के अंदर इतनी बुरी तरह से फेल हो चुके हो, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। कंस्ट्रक्शन हाई स्कूल के अंदर तुम्हें कितनी ज्यादा तैयारी करी गई थी, तुम्हारे ऊपर कितने सारे रिसोर्सेज को खर्च किया गया था, वो सब तुमने यहाँ पर वेस्ट कर दिए हैं। ज़ेंग पेंग कहता है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन सारी गलती मेरे अकेले की नहीं है। एक लड़का है जिसका नाम मेंग चाओ है, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। लूहेन कहता है, किसका नाम लिया तुमने अभी? इसी से वहाँ पर एक और स्टूडेंट आ जाता है और ज़ेंग पेंग से कहने लगता है, उस लड़के मेंग चाओ की रैंक टॉप 13 में आ गई है, वो 21st रैंक पे आया है। सभी टीचर्स उस लड़के मेंग चाओ की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। वो सभी टीचर्स कह रहे हैं कि उस स्टूडेंट के पास में काफी अच्छी मेंटल स्टेट और मेंटल हेल्थ है। वो लड़का अपने मेंटल स्थिति को अपनी एक जगह पर फोकस कर सकता है। ये सुनकर लूहेन ज़ेंग पेंग से पूछता है, क्या तुम भी इसी मेंग चाओ की बात कर रहे हो जो अभी 21st रैंक पे आया है? ज़ेंग पेंग मेंग चाओ की तरफ इशारा करता है और कहता है, वो लड़का है वो। लावन कहता है, चलो मेरे साथ आओ, उससे चल के बात करते हैं। फिर हम देखते हैं मेंग को उसकी क्लास के सारे स्टूडेंट ने घेर रखा होता है। वो सबके सब मिंग से पूछ रहे होते हैं, ये सब कुछ कैसे हुआ? जूफिक्स पूछता है, मिंग तुम रिपेल क्यों कैसे जानते हो, और तुमने कभी भी मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? जियांग कहता है, और एल्डन निंग की बेटी शीनिंग, तुम तो उसको भी जानते हो, इतने बड़े बड़े लोगों को जानने के बाद भी तुम कभी भी किसी को बताते क्यों नहीं हो? मिंग कोई अच्छा सा जॉब सोचने लगता है। इसी समय बाकी सारे स्टूडेंट्स भी मिंग के ऊपर डूब जाते हैं। वो बहुत ही गुस्से इलाकों से मिंग को देखने लगते हैं। जूफिक्स आगे कहता है, मिंग तुम्हें आज जवाब देके जाना होगा, अगर तुम ठीक तरह जवाब नहीं दोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, हम तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। फिर मिंग कहता है, मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानता हूँ, मैंने तो बस ऐसे ही इनसे बात की थी कि वो मुझे आगे कोर्सेज के लिए गाइड करें, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो इस तरह से मुझसे मिलने के लिए आ जाएगी, अब क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? ये सुनकर जूफिक्स और क्लास सारे स्टूडेंट्स मिंग से माफी मांगने लगते हैं और मिंग से कहने लगते हैं, मिंग हमें माफ कर दो, हमने तुम पर इतने इल्जाम लगा दिए और तुम पर इतना ज्यादा गुस्सा भी किया। इसी समय लाहुए और ज़ेंग पेंग मिंग चाओ की तरफ आने लगते हैं। ज़ेंग पेंग इस टाइम पर इतना गुस्से में होता है कि सभी स्टूडेंट उसको दे के डर रहे होते हैं। तभी मिंग की नजर ज़ेंग पेंग पर जाती है। इससे पहले ज़ेंग पेंग मिंग को कुछ कहता, मिंग जल्दी से उठता है और ज़ेंग पेंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, ज़ेंग पेंग मुझे माफ कर दो, हम पहले अच्छी तरह सॉर्ट कर लेते हैं, मुझे पता है तुम्हारे माइंड में मेरे लिए कुछ गलतफहमियां हैं, हम दोनों की दोनों बहुत ज्यादा गुस्सेल है, कुछ गलतियां मैंने की कुछ तुमने, और इस तरह कंपटीशन में इस तरह गलतियां तो हो जाती है, हमें इनके ऊपर लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। तुमने आज वाले इस एग्जाम को देखा ही, ये कितना ज्यादा हार्ड था, इससे पता पड़ता है सभी टीचर्स को पता चल चुका है, एक वॉर स्टार्ट होने वाली है, मोस्टर्स कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। जब हमें ये बात पता है तो हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए, हम दोनों का एक दूसरे से लड़ने से अच्छा है हम मोस्टर्स में साथ में फाइट करें, क्योंकि हम दोनों के आपस में लड़ने पर एक दूसरे की चोट लगेगी और किसी का भी फायदा नहीं होगा। मिंग की ये सब बातें सुनकर मिंग की क्लास सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं, वो सभी सोचने लगता है मिंग काफी ज्यादा सही कर रहा है, इतनी बड़ी फाइट को इतनी छोटी सी बात में खत्म कर दे रहा है। इस समय बाकी स्टूडेंट्स भी मिंग की बातों को सुन रहे होते हैं और उन सभी को मिंग की बात बिल्कुल सही लग रही होती है। मिंग उन्हें देख के हंस रहा होता है। इसी समय वहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ फीरोंग और शीनिंग आ जाती है। फीरोंग कहती है, मिंग तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? शीनिंग कहती है, मुझे पता है बहुत शानदार रहा होगा, चलो कहीं पार्टी करने चलते हैं। ये सुनते मिंग की हंसी वापस से गायब हो जाती है। मिंग थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में मिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मिंग सोचने लगता है ये दोनों लड़कियां फिर से यहाँ पर आ गई, मैंने कितनी मुश्किल से इस लड़ाई को खत्म किया है, अगर कोई हमारी इन बातों को सुनेगा तो मुझे पूरा यकीन है मेरी फाइट सभी स्टूडेंट से फिर से शुरू हो जाएगी, सबके सब मुझसे गुस्सा करने लगेंगे। तभी लियू हैन मिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और मिंग से कहता है, मैं कंस्ट्रक्शन हाई स्कूल का लियू हैन हूँ। मिंग भी आगे बढ़कर हाथ मिला लेता है और उसे खुद को इंट्रोड्यूस करता है। लियू हैन आगे कहता है, मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से तुम इस एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आए हो, अच्छी रैंक पे आए हो, वैसे ही आगे कॉलेजों के अंदर तुम अच्छी रैंक पे आओगे, उसके बाद में हमारी मुलाकात जरूर से होगी। मिंग कहता है, बिल्कुल होगी, मैं तो अच्छी रैंक लेके आऊंगा, तुम भी पूरी कोशिश करना, तुम भी अच्छी रैंक ला पाओगे। और ज़ेंग पेंग तुम भी ज्यादा दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, अगली बार तुम भी इस एग्जाम के अंदर पास हो जाओगे।
मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी रैंक भी काफी ज्यादा अच्छी आएगी। मिंग ये सब कुछ कह रहा होता है। इसी समय शीनिंग और फीरोंग मिंग को घसीटते हुए वहां से लेके जाने लगते हैं। मिंग अपना कहना जारी रखता है। मिंग कहता है, ये बात मैं कंस्ट्रक्शन हाई स्कूल के हर स्टूडेंट से कह रहा हूँ। अब आगे का फ्यूचर पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम सभी रुकना मत, अच्छे से तैयारी करते रहना। मुझे पूरा यकीन है यहाँ मौजूद सबके सब एक बहुत शानदार सुपर ह्यूमन बनेंगे। और मेरा यकीन मानो, मुझे लो प्रोफाइल रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे पसंद नहीं है लोग मुझे जाने, मेरे पास किसी भी तरह का फ्रेम हो। मुझे बस लोगों की मदद करनी है, सोसाइटी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना है। ओके, अब बाय, फिर मिलेंगे। इसी के साथ वो दोनों लड़कियां मिंग को वहां से घसीटते हुए लेके चली जाती है। ज़ेंगपेंग लाओहिन से कहता है, क्या हम इस लड़की को ऐसे यहाँ जाने देंगे? ये लड़का काफी ज्यादा अजीब है, हमें इसका कुछ करना चाहिए। लाओहिन कहता है, क्या तुमने अभी सुना नहीं? उसने कितनी बड़ी बात की। उसने जो भी कहा वो सब कुछ बिल्कुल सही था। मैं उससे फाइट करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम चाहो तो खुद आगे बढ़कर उससे फाइट कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, अगर तुम्हें आर्मर के साथ में उस फॉग के अंदर छोड़ दिया जाए और वहीं इस लड़के को बिना किसी वेपन के साथ में उस फॉग में छोड़ दिया जाए, तब तुम होगे जो मारे जाओगे। वो लड़का किसी न किसी तरह से बच जाएगा। यानी कि तुम्हें उसकी जरूरत है, उसे तुम्हारी नहीं। उसके साथ में अच्छी दोस्ती बना के रखो, बाकी तुम्हारी चॉइस है। लियो हैन की बात ज़ेंगपेंग को थोड़ी सही लगती है। वो थोड़ा डर जाता है और वहीं पे रुक जाता है। इसके बाद में थोड़ी दूर जाने के बाद में मिंग उन दोनों लड़कियों से कहता है, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे साथ में डिनर पे नहीं चल सकता हूँ। दोनों लड़कियां कहती है, क्यों? मिंग उन दोनों तरफ देखता है और फिर कहता है, तुम दोनों बहुत ज्यादा सुंदर हो। अगर मैं तुम्हारे में से किसी के साथ भी डिनर पे जाऊंगा तो मेरी क्लास से मेरे सारे दोस्त मुझे जान से मार देंगे। मैं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां एक आइडिया बनाती है। वो मिंग से कहती है, तो फिर कैसा रहेगा, हम तुम्हें अपने साथ में लेके जाने के बजाय तुम्हारे स्कूल में आ जाएं और तुम्हारी पूरी क्लास को एग्जाम के लिए अच्छी तरह से ट्रेन करें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर मिंग खुश हो जाता है। मिंग कहता है, नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज स्कूल आ जाइए। इसके बाद वो सीन शिफ्ट हो जाता है। इस एग्जाम के शुरू होने के 7 दिन पहले ये दोनों लड़कियां मिंग के स्कूल पहुंच जाती है और मिंग की पूरी क्लास की क्लास लेना शुरू कर देती है, जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि उन्हें आगे क्या कोर्स करना चाहिए और साथ ही उस एग्जाम के अंदर, इस एग्जाम के 3rd राउंड के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम सामने आएगी। इसी के साथ ही वो सभी स्टूडेंट्स आपस में एक ही जगह पर रहकर अपनी अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे की ट्रेनिंग के अंदर सुधार ला रहे होते हैं। इस पूरे टाइम पर ये सभी स्टूडेंट्स अपने स्कूल के अंदर ही रहते हैं। शाम होती है, मिंग अपने रूम के अंदर सोया होता है। वो सोचता है, ये टाइम कितना अच्छा बीत रहा है, मुझे याद ही नहीं है मेरी पिछली लाइफ में ये टाइम कब आया था, क्योंकि ये टाइम कभी आया ही नहीं था। मेरी पिछली लाइफ में मेरी फाइट क्लासमेट होरेम से हुई थी, जिस वजह से मैं पूरे टाइम कोमा में था। मैं इस एग्जाम के अंदर नहीं आ पाया था। इसी समय जोर जोर से अलार्म बजना शुरू होता है। सभी स्टूडेंट जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलते हैं। जो फिक्स कहने लगता है, ये सब क्या हो रहा है, ये मॉन्स्टर्स का अलार्म क्यों बज रहा है? मैंने वेदर फोरकास्ट अच्छी तरह से देखी थी, उसमें कहीं भी नहीं बताया गया था कि आज रात को मॉन्स्टर्स का अटैक होगा। एक दूसरा स्टूडेंट कहता है, ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है, ये स्पेशल अटैक है, जिसमें इस वर्ल्ड के अंदर रिफ्ट खुल जाती है। रिफ्ट के बारे में कोई भी वेदर फोरकास्ट बता नहीं सकती है। ये मॉन्स्टर अटैक कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। मुझे लगता है यही वाला अटैक इस टाइम पर हुआ है। इसी समय मिंग भी अपने रूम की खिड़की से ये सब कुछ देख रहा होता है। आसमान में बहुत तेज बिजली चमक रही होती है, कुछ पोर्टल्स ओपन हो रहे होते हैं। मिंग उन पोर्टल्स को देख के सोचता है, ये सब क्या हो रहा है, ये अटैक इस टाइम पे कैसे हो रहा है? ओह नो, यानी कि मैं जिस टाइम पे कोमा में था उस टाइम पर भी एक मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ था, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल ही पता ही नहीं है। यानी कि इस मॉन्स्टर को किस तरह से हराना है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। इसी समय उनमें से एक पोर्टल के अंदर से काफी सारे टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं। उन टेंटिकल्स के साथ में एक बहुत बड़ा गोला बाहर निकलता है। जब वो मॉन्स्टर पूरी तरह से बाहर आता है तब दिखाई देता है वो एक बहुत बड़ी आंख है, जिसकी काफी सारे टेंटिकल्स है। इसके बाद में अगली सीन में हम उन सभी स्टूडेंट्स को उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए और वहां से भागते हुए देखते हैं। जैसे ही सब लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं, वो सबके सब उस मॉन्स्टर को बचा जाते हैं। मिंग कहता है, ये डिमोनिक रिपेल आई है, इसके पास में एक स्पेशल पावर होती है। ये अपनी मेंटल एबिलिटी से बाकी लोगों की मेंटल एबिलिटीज को कंट्रोल कर सकती है और हमारे डर से ही इसको पावर मिलती है। हम जितना ज्यादा डरेंगे उतना ज्यादा इसको पावर मिलती जाएगी। जूफिक्स भागते हुए कहता है, हाँ मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है, इस रिपेल आई की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती और उसके टेंटिकल्स भी काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। इनसे डरने वाली कोई भी बात नहीं है। इसी समय कुछ नेगेटिव स्टूडेंट्स कहना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं, क्या होगा अगर ये अकेला मॉन्स्टर न हो जो कि हम पर अटैक कर रहा है और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक साथ हम पर अटैक कर दें। इस नेगेटिव स्टूडेंट्स की ये बातें सुनकर बाकी स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा डरना शुरू कर देते हैं। मिंग सभी को शांत करने की कोशिश करने लगता है। उन सबसे कहता है, बिल्कुल शांत हो जाओ, इस तरह कुछ भी नहीं होगा, इससे डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अच्छे से अपनी मेंटल ट्रेनिंग को याद करो, खुद को शांत करो, तभी हम इस मॉन्स्टर का सामना कर पाएंगे और यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। बस तुम सभी को एक बात सोचनी है, ये मॉन्स्टर ताकतवर नहीं है, इसकी स्पीड कम है, इसके टेंटिकल्स भी बहुत ज्यादा कमजोर है, ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, इससे तुम्हारा डर कम हो जाएगा। इसी समय कुछ एयरशिप्स वगैरह की आवाज आने लगती है। मिंग ऊपर की तरफ देखता है।
बहुत सारी आर्मर एयरशिप उड़ते हुए उनकी तरफ आ रही होती है। वो एयरशिप्स वहां पर आते ही उस बड़ी सी आग के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद में उन बैटलशिप्स के गेट खुलना शुरू होता है। हर बैटलशिप में से एक एक हीरो बाहर निकलता है। ये सारे के सारे सुपर ह्यूमंस होते हैं। इनमें से एक सुपर ह्यूमन जिसका नाम तलवार होती है, वो अपने जेटपैक सारे जोर से हवा में चलता है और फिर उड़ते हुए उस बीस्ट के पास में जाता है, जिसके ऊपर लगातार एक बैटल एयरशिप फायरिंग कर रही होती है। जब हीरो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है तो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स से उड़ के उस हीरो पे अटैक करने की कोशिश करता है। हीरो बड़ी सैनिक से अपने तलवार से उड़ के उन सभी टेंटिकल्स को काट देता है और फिर उस बीस्ट के पास पहुंचकर उसकी आग के अंदर घुस जाता है और फिर उस बीस्ट की पूरी बॉडी को चीरते हुए उसके पीछे सोते हुए बाहर निकल जाता है। इसी के साथ ही उस बीस्ट के अंदर से एक गुब्बारे की तरह हवा निकलना शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगता है। तभी एक दूसरे सुपर ह्यूमन, स्टार्टिंग में मिंग को तो कोई आइडिया नहीं आता। मिंग सोचने लगता है क्या करें कि जिससे इन सभी का डर खत्म हुए। तभी मिंग को एक आइडिया आ जाता है। मिंग जोर जोर से एक वॉर सॉन्ग गाने लगता है। वो वॉर सॉन्ग इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है कि सभी स्टूडेंट उसे जोर जोर से गाने लगते हैं और सभी का डर भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसी के साथ उस बीस्ट की पावर इंक्रीमेंट पूरी तरह से बंद हो जाती है। तभी उन पोर्टल्स में से और ही मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। जैसे जैसे उन मॉन्स्टर्स की स्पीड बढ़ जाती है, सुपर ह्यूमंस भी अपनी स्पीड बढ़ाने लगते हैं। वो तेजी से उन मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे सुपर ह्यूमंस उस जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और अपने अपने तरीके से उन सभी बीस्ट से ज़्यादा फाइट करने लगते हैं। किसी सुपर ह्यूमन के हाथ में भाला है तो किसी के हाथ में बहुत सारी गन्स है। एक सुपर ह्यूमन उड़ते हुए अपनी तलवार से उन बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर वो सभी स्टूडेंट्स और भी ज्यादा जोश में आने लगते हैं। जुफिक्स कहता है, देखो वहाँ पर सुपर ह्यूमंस कितनी तेज रफ्तार से इन सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। सुपर ह्यूमंस ने साबित कर दिया है कि कोई भी मॉन्स्टर हमें हरा नहीं सकता है। हमारी सिटी के अंदर हम ही इस टाइम में सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर सुपर ह्यूमंस अब अटैक करेंगे तो सारे बीस्ट मारे जाएंगे, कोई भी बीस्ट इन सामने नहीं टिक सकता। ये सब मिंग देख रहा होता है। मिंग सोचता है उस सॉन्ग का साइड इफेक्ट शुरू हो चुका है। इन सभी में कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। मैंने सोचा था इन सभी का मॉन्स्टर का डर खत्म हो जाएगा, लेकिन तो पूरी तरह से खत्म हो गया। ये मॉन्स्टर्स को बिल्कुल बेकार समझने लगे हैं। तभी उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, हम अभी तक यहाँ पे खड़े हैं, हमारी सिटी के ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है, हमें जाकर उनसे फाइट करनी चाहिए। हम इस स्कूल के अंदर इसी की ट्रेनिंग कर रहे थे। अब ट्रेनिंग को साबित करने का और सबको ये दिखाने का कि हमने क्या सीखा है, इसका टाइम आ गया है। दूसरा स्टूडेंट कहता है, हाँ बात तो सही है, चलो इस स्कूल से बाहर निकलते हैं और बाहर जाकर जितने मॉन्स्टर्स हैं उन पर अटैक कर देते हैं। तभी जोर से टीचर येन की आवाज़ सुनाने लगती है, तुम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर सभी स्टूडेंट देखते हैं टीचर येन एक बड़ी सी तलवार और एक बड़ी सी बंदूक लेकर एक आर्मर पहनकर वहाँ पर आ गए हैं। जो फिर टीचर येन से कहता है, टीचर येन आप काफी ज्यादा शानदार लग रहे हैं, आपको देख के पता पड़ रहा है कि आप एक बहुत शानदार सुपर ह्यूमन है। हम भी सुपर ह्यूमन से काम करने के लिए जा रहे हैं। हम सिटी के ऊपर जो भी मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं उन सभी पे अटैक करके उन सभी को मार देंगे और सभी लोगों को बचाएंगे। अच्छा हुआ आप भी यहाँ पर आ गए, अब हम साथ में चल सकते हैं। अगर आप हमारे साथ में होंगे तो कोई भी मॉन्स्टर हमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी टीचर येन कहता है, बेकार की बातें बंद करो और जल्दी से अपने अपने रूम में जाओ। तुम में से कोई भी स्कूल से बाहर नहीं निकलेगा। तुम में से किसी को भी इस टाइम पर स्कूल से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। जुफिक्स कहता है, आप ये सब कुछ क्या कह रहे हैं? माना कि स्कूल का रूल है, जब सूर्यास्त के बाद में कोई भी स्टूडेंट स्कूल से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन इस टाइम पर मॉन्स्टर्स का अटैक हो रहा है। जब मॉन्स्टर्स का अटैक हो रहा हो तभी सारे रूल पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। इमरजेंसी रूल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, जब मॉन्स्टर्स का अटैक हो रहा हो तब हंटर्स को आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी चाहिए। वो किसी भी नियम को इसके लिए तोड़ सकते हैं और आप हमें अपने रूम में जाकर आराम से बैठने के लिए कह रहे हैं, जब वो मॉन्स्टर सिटी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, हम भी बाहर जाएंगे। तभी वहाँ प्रिंसिपल भी आ जाता है और उन सभी स्टूडेंट से कहता है, मुझे पता है तुम सब बाहर जाना चाहते हो और सबकी मदद करना चाहते हो, लेकिन सबसे बड़ा नियम यह है, सर्वाइवल के लिए सेक्रीफाइस करना जरूरी है। जितना टाइम हम सर्वाइव करते हैं उतना ही बड़ा सेक्रीफाइस किया जाए तो ठीक है। अगर सेक्रीफाइस सर्वाइवल से ज़्यादा बड़ा निकल जाए तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। हंटर्स खुद का खून बचा के और खुद के खून को बहाकर दूसरे लोगों की जान बचाते हैं। अगर तुम्हारे ऐसा करने से ये सब होता हो तब तो ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ तुम केवल अपना खून बहा रहे हो और इससे किसी की जान नहीं बच रही तो तुम बेकार में अपनी जान गंवा रहे हो। ये सुनकर जुफिक्स कहता है, प्रिंसिपल आप कहना क्या चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रिंसिपल कहता है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अगर मेरी जान के बदले किसी की जान बचती है तो वो अच्छा है। वहीं अगर दूसरी तरफ तुम्हारी जान के बदले मेरी जान बचती है, मेरी लाइफ पूरी खत्म हो चुकी है, तुम्हारी लाइफ आगे आने वाली है। अगर मेरे लिए तुम अपनी लाइफ गंवा रहे हो तो बिल्कुल बेकार है। इसलिए तुम सब के सब अपने रूम्स के अंदर जाओ। मॉन्स्टर से फाइट करने का काम हमारी आर्मी का, टीचर्स का और मेरा है। अगर किसी समय मॉन्स्टर से फाइट करते हुए मैं या फिर सारे टीचर्स मर जाते हैं तो उसके बाद में तुम वेपन्स उठा सकते हो और मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हो, उससे पहले नहीं। तुम स्टूडेंट्स ही ड्रैगन सिटी की आगे वाली होप हो जिसे हम खराब नहीं कर सकते। जुफिक्स कहता है, लेकिन प्रिंसिपल कहता है, नहीं अब कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ये कहते हुए प्रिंसिपल जो धीरे धीरे झुका झुका चल रहा था वो एकदम से सीधा खड़ा हो जाता है। उसके बहुत ज्यादा मसल्स आ जाते हैं और अब वो दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिखने लगता है।
ये देखकर मिंग भी बहुत चौंक जाता है। मिंग सोचने लगता है ये अचानक से क्या हुआ, ये तो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गए। तभी प्रिंसिपल आगे कहने लगता है मेरा नाम सुनदास सिंह है। मैं जब 17 साल का था तब मैंने आर्मी ज्वाइन की थी। उसके बाद में 40 साल तक मैं वहाँ पर एक सोल्जर रहा। जिस टाइम पर मैंने हजारों ज़ॉम्बीज और हजारों मॉन्स्टर्स को मारा। मेरी बॉडी के ऊपर उन फाइट के कई सारे निशान हैं। मेरी पूरी बॉडी एक तरह से घावों से भरी हुई है। मैं अपनी इस लाइफ में जितना कर सकता था मैंने उतना कर दिया है। ड्रैगन सिटी को मुझसे जो मिल सकता था, ड्रैगन सिटी के लिए मैं जो कंट्रीब्यूट कर सकता था वो मैंने कर दिया है। अब अगर मेरी जान चली भी जाती है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस टाइम पर अपनी एक्स्ट्रा लाइफ जी रहा हूँ जो कि पूरी तरह से ड्रैगन सिटी के लिए है। फिर प्रिंसिपल जूफिक्स में आता है और उसे कहता है जूफिक्स तुम बताओ, तुमने आज तक कितने मॉन्स्टर्स को मारा है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर कितने घाव है और तुमने ड्रैगन सिटी के लिए आज तक क्या किया है। ये सुनकर जूफिक्स का सर झुक जाता है, वो कुछ नहीं कह पाता। प्रिंसिपल कहता है तुम्हारी खामोशी में मुझे जवाब मिल चुका है। अब सबके सब स्टूडेंट्स अपने अपने रूम में लौट जाओ और हमारे पे भरोसा रखो। हम ड्रैगन सिटी को और तुम सभी को प्रोटेक्ट करेंगे। जब तक हम हैं तुम्हारे पास में एक भी मॉन्स्टर या फिर किसी भी मॉन्स्टर का कोई भी अटैक नहीं पहुंच पाएगा। इस टाइम पर तुम सब केवल एक स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम है अच्छी तरह से ट्रेन करना और अपनी ट्रेनिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करना। और रही बात इस तरह की फाइट करने की, वो तो तुम सभी को आगे जाके करनी ही है। इसके बाद में वो सभी स्टूडेंट्स अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। प्रिंसिपल और टीचर यान भी वहाँ जाने लगते हैं। तभी मिंग को एक खबर किया जाती है जो कि उसने अपनी पिछली लाइफ में पढ़ी थी, जिसमें लिखा हुआ था 9th हाई स्कूल के प्रिंसिपल सुनदेव सिंह एक डिमोनिक बीस्ट आई के साथ में फाइट करते हुए मारे जा चुके हैं। उनकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव थे जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था। प्रिंसिपल सुन एक शानदार हीरो थे, उन्होंने आखिरी दम तक लोगों को बचाया और मॉन्स्टर के साथ में फाइट की और फाइट करते हुए वो मारे गए। क्रेक स्पेस डिमन आई ने प्रिंसिपल सुन को अपने टेंटिकल्स में पकड़ लिया और फिर उन्हें अपने साथ में अंतरिक्ष के अंदर ले गई, जहाँ पर उन पे कई सारे घाव हुए। जैसे मिंग को याद आता है, मिंग प्रिंसिपल सुन से कहता है प्रिंसिपल सुन रुकिए। प्रिंसिपल पीछे मुड़कर मिंग की तरफ देखने लगता है और फिर मिंग से कहता है मिंग क्या बात है। मिंग कुछ सोचता है और फिर प्रिंसिपल से कहता है प्रिंसिपल मैं थोड़ा बहुत नेट पर सर्च करा था, तब मुझे पता पड़ा क्रैक स्पेस डीमन आई अपने अपोनेंट्स को अपने टेंटिकल के अंदर फंसा लेता है और फिर उसे अपने साथ में अंतरिक्ष में ले जाता है। कई बार उसके अपोनेंट उस ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं तो कई बार उनकी पता नहीं किस तरह से उनकी बॉडी पे कई सारे घाव लग जाते हैं। हो सकता है ये सब बेकार की मिथ्स हो, ये सब पूरी तरह श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से सतर्क रहना। प्रिंसिपल कहता है मिंग तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी इस बात को मैं अच्छी तरह से याद रखूंगा। इसके बाद में प्रिंसिपल और टीचर यान दोनों वहाँ चले जाते हैं। मिंग दोनों को जाते हुए देखता है तो मिंग को एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हीरो सिटीजन प्रिंसिपल सुन के सर्वाइवल चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं तुम्हारी एडवाइस की वजह से, इसलिए तुम्हें 199 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जाते हैं। ये देखकर मिंग सोचने लगता है पहली बार किस सिटीजन के नाम के आगे हीरो लगा हुआ दिखाई दिया है। इस सिस्टम को भी पता है प्रिंसिपल सुन एक हीरो है। तभी जूफिक्स मिंग के पास में आता है और उसे कहता है मिंग अब हमें आगे क्या करना है। तभी मिंग अपने रूम की तरफ जाने लगता है और फिर उससे कहता है सोचना क्या है, वापस से अपने रूम में चलेंगे, हमें वही करना चाहिए जो कि टीचर्स ने हमसे करने के लिए कहा है, अच्छी तरह से ट्रेनिंग करना, एग्जाम की तैयारी करना और फिर आगे जाकर एक बहुत शानदार सुपर ह्यूमन बनना। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स मिंग के पीछे पीछे अपने अपने रूम के अंदर जाने लगते हैं। मिंग एक स्टूडेंट के मुंह पर जोर से मुक्का मारता है। इसके बाद हम देखते हैं मिंग एक स्टूडेंट के पेट पर जोर से लात मारता है। फिर मिंग जूफी से उठाकर जोर से जमीन में पटक देता है। फिर बाद में हमें पता चलता है ये इनकी ट्रेनिंग फाइट चल रही होती है। मिंग सभी से कहता है जल्दी से उठो और मेरे से फाइट करो, बताओ तुम्हें कितनी पावर है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट हाफते हुए उठते हैं। जूफिक्स कहता है मैं एक बात कहता हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए। जूफिक्स के पीछे पीछे बाकी सभी स्टूडेंट्स भी कहते हैं हाँ हमें भी ब्रेक चाहिए। मिंग कहता है ठीक है बैठ जाओ। फिर मिंग जूफिक्स से कहता है जूफिक्स इन सभी में तुम सबसे ज्यादा थके हुए हो, इस सब का कारण तुम्हारा वेट है, इसका कुछ करो। जूफिक्स कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इस सब का कारण मेरी परेशानी है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मिंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जूफिक्स कहता है ऐसा ही है, मेरे को अपनी फैमिली की चिंता हो रही है। मिंग कहता है यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को अपनी फैमिली की चिंता हो रही है, तुम अकेले नहीं हो। बट हम सभी को पता है हम नॉर्मल से हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, हम उन मॉन्स्टर के साथ में फाइट नहीं कर सकते हैं। अगर हम फाइट करने के लिए भी जाएंगे तो भी बेकार में मारे ही जाएंगे और इससे ऐसा भी हो सकता है हम बाकी सुपर ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें। इसलिए अभी के लिए एक चीज है जो हम कर सकते हैं, ट्रेनिंग। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें सिटी के अंदर सीन दिखाते हैं। सिटी के अंदर मॉन्स्टर्स काफी तेजी से अटैक कर रहे होते हैं। उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए सिटी के अंदर कुछ सोल्जर्स को और बहुत सारे रोबोट्स को छोड़ा जाता है। ये सोल्जर्स उस सिटी के अंदर घूम घूम के मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। एक सोल्जर वॉकी भी कहता है यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, हमें जल्दी से यहाँ मदद चाहिए। इसी समय एक मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है और एक ही झटके में उन दोनों सोल्जर्स को और उनके साथ में जो फाइटिंग मशीन होती है उसको तोड़ देता है। वॉकी टॉकी की दूसरी तरफ ये सब बातें मिंग के डैड सुन रहे होते हैं।
मिंग के डैड के साथ में उसकी पूरी फैमिली होती है। मिंग के डैड काओ और सबसे कहते हैं, काओ तुम सब अपना ध्यान रखना, हमेशा मेरे साथ में ही रहना। जब तक हम पूरी तरह सेफ नहीं जाते और एक सेफ प्लेस पे नहीं पहुंचाते, कोई भी मेरे से ज्यादा दूर नहीं जाएगा। काओ की दादी कहती है, सी चैन तुम बस अपनी बीवी का ध्यान रखो। काओ का ध्यान कैसे रखना है वो तुम मुझ पे छोड़ दो, वो मेरे साथ में है और बिल्कुल सेफ है। जिसमें पीछे की साइड से बहुत तेज ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। मॉन्स्टर्स पीछे की साइड से अटैक करते हैं। अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है, सबकी सब तेजी से आगे की तरफ भागो। जिसमें को सभी लोग आगे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। मिंग के डैड काओ से कहते हैं, सब लोग मेरे पीछे आओ। काओ की दादी जल्दी से अपने बड़े से कुत्ते के ऊपर चढ़ जाती है और फिर उसको कुत्ता भागने लगता है। इस टाइम पर वो सभी लोग एक गली के अंदर होते हैं जिसमें दोनों तरफ दीवारें होती है। एक साइड की दीवार को तोड़ते हुए मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। इन आवाजों को सुनकर मिंग के डैड अपनी बेटी काओ से कहते हैं, काओ अपना ध्यान रखना, मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई देने लगी है, हमसे ज्यादा दूर मत जाना, भीड़ के अंदर कहीं खो मत जाना। मिंग की दादी कहती है, काओ की बिल्कुल चिंता मत करो, वो मेरे साथ में है, तुम बस अपनी चिंता करो। इसी समय साइड की दीवार को तोड़ते हुए कुछ मॉन्स्टर्स वहां पे आ जाते हैं और वो सबसे पहले मिंग के डैड और मिंग की मॉम के ऊपर अटैक कर देते हैं। काओ चिल्लाने लगती है, मॉम डैड सामने देखो। ये कहते हैं काओ जोर से चलती है और उन दोनों मॉन्स्टर्स के ऊपर जोर से अपनी तलवार से अटैक कर देती है। वो उन मॉन्स्टर्स के पास में आकर अपनी तलवार को जोर से घुमाने लगती है। उन मॉन्स्टर के ऊपर कहीं भी जहां भी हो सके वहां पे कट लगाने लगती है। ऐसे काफी देर तक अपनी तलवार को इधर से उधर घुमाने के बाद में काओ एक जगह पे रुकती है और फिर अपने मॉम डैड से पूछती है, मॉम डैड देखा आपने मुझे, कैसा था ये। काओ के मॉम डैड काओ को घूर रहे होते हैं। वो काओ को बहुत ज्यादा डरते हुए देखते हैं। फिर वो चिल्ला के काओ से कहते हैं, काओ पीछे देखो। फिर हम देखते हैं काओ के पीछे वो मॉन्स्टर्स होते हैं और वो काओ की तरफ अपना बड़ा सा मुंह खोलकर भागते हुए आ रहे होते हैं। काओ उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता देखती है और बहुत घबरा जाती है। काओ के मॉम डैड चिल्लाते हैं, काओ जल्दी हटो वहां से। ये सुनते ही काओ थोड़ा होश आता है। काओ जल्दी साइड में कूद जाती है और वो मॉन्स्टर भागते हुए एक दीवार से टकरा जाता है। फिर वो मॉन्स्टर वापस से काओ की तरफ घूमता है और काओ घूरने लगता है। काओ इस टाइम जमीन पे गिरी हुई होती है। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती। काओ सोचने लगती है, मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना कर दिया है, मैंने अपने मॉम डैड की जान तो बचा ही ली है। काओ ये सोच रही होती है कि तभी वो मॉन्स्टर भागते हुए काओ की तरफ आने लगता है। काओ के मॉम डैड चिल्लाते हैं, काओ जल्दी उठो, हटो वहां से। काओ से अभी भी उठा नहीं जा रहा होता है। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर जब काओ की तरफ भाग रहा होता है, एक तरफ से उसके ऊपर एक जोर से धमाका हो जाता है। एक बहुत जोरदार बुलेट उस मॉन्स्टर के एक साइड में आके लगती है। हम देखते हैं इस बुलेट को काओ की दादी ने फायर किया होता है। वो कहती है, मैंने कहा ना काओ की चिंता मत करो, वो मेरे साथ है, उससे कुछ नहीं होगा। फिर हम देखते हैं उस धमाकेदार अटैक के बावजूद भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। वो मॉन्स्टर अब काओ की दादी की तरफ भागने लगता है। काओ की दादी अपने उस बड़े से कुत्ते से कहती है, बिग ट्रूथ जल्दी से इस अटैक को डॉच करो। बिग ट्रूथ बिल्कुल वैसा ही करता है। जैसे वो मॉन्स्टर काओ की दादी काफी पास पहुंच जाता है, बिग ट्रूथ जल्दी से घूमकर उस अटैक को डॉच कर लेता है। इस पूरे समय काओ की दादी उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार फायरिंग करती रहती है, लेकिन उस मॉन्स्टर की चमड़ी बहुत ज्यादा मजबूत होती है, इससे उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है। तभी एकदम से काओ की दादी देखती है उस मॉन्स्टर ने उनका पीछा करना बंद कर दिया है। ये देखकर काओ की दादी थोड़ा चौंक जाती है। वो सोचने लगती है, ये ऐसा कैसे हुआ, इस मॉन्स्टर ने मेरा पीछा करना कैसे बंद कर दिया। तभी वो ध्यान से देखती है वो मॉन्स्टर भागते हुए काओ की तरफ जा रहा होता है। काओ अभी भी जमीन पड़ी हुई होती है, वो अभी भी ठीक तरह से उठ नहीं पा रही होती। ये देखकर काओ की दादी अपने उस बड़े से कुत्ते से कहती है, बिग ट्रूथ वो मॉन्स्टर काओ की तरफ जा रहा है, हमें किसी भी तरह से काओ को बचाना होगा, तुम जाकर काओ को बचाओ, इस मॉन्स्टर को मैं देखती हूँ। ये सुनकर बिग ट्रूथ पूरी तेज रफ्तार से काओ की तरफ भागते हुए जाने लगता है। इसी समय काओ की दादी अपने हाथ में अपनी बंदूक लेकर जोर से उस बिग ट्रूथ के ऊपर से कूद जाती है और फायरिंग करते हुए सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर लैंड होती है और एकदम उसकी बॉडी के टच करके उसके ऊपर फायरिंग करना जारी रखती है। अब ये बुलेट इतनी पास से फायर होती है कि वहाँ पर और तेज धमाके होना शुरू हो जाते हैं। इसी समय बिग टूथ जल्दी से अपने मुंह का यूज करके काओ को उठाता है और भागते हुए जाने लगता है। काओ चिल्लाने लगती है, दादी। इसके बाद में थोड़ी देर बाद में वो मॉन्स्टर मर जाता है। काओ और बिग टूथ भागते हुए अपनी दादी की तरफ भागते हुए जाने लगते हैं। काओ की दादी उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देखती है और फिर उन्हें अपना थम्स अप दिखाते हुए कहती है, ये काफी ज्यादा आसान था। ये सुनकर काओ बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक से वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो बहुत चौंक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बड़ा सा मॉन्स्टर मर चुका है, उसकी बॉडी के ऊपर सब जगह पे खून लगा हुआ है। काओ की दादी काओ से कहती है, तुम रो क्यों रही हो, ये मॉन्स्टर मर चुका है। ये सुनकर भी काओ कैसे रुकते नहीं है, वो और ज्यादा बहते जाते हैं। फिर हम देखते हैं उस बड़े से मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर एक सींग होता है जो कि काओ की दादी के पेट के अंदर घुस चुका होता है। काओ की दादी काओ को अपना थम्स अप दिखाते हुए कहती है, काओ रो मत, अभी मैं हूँ। यही कहते हुए काओ की दादी वहीं पे मर जाती है। इसी के साथ काओ की आंखों में से उसके आंसू की रफ्तार बढ़ जाती है। इस टाइम पर काओ का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। देखने से लगता है जैसे उसके अंदर डार्कनेस जिसके बारे में मिंग बात कर रहा था वो आना स्टार्ट हो चुकी है। जो होना पहले से डिसाइडेड था वो घूम फिर के होना स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है
सुपर ह्यूमंस ने उस मॉन्स्टर अटैक को पूरी तरह से काबू कर लिया है। सारे मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं। अगला दिन होता है। सिटी के अंदर काफी तबाही हो चुकी है। मिंग भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम डैड और उसकी पूरी फैमिली है। वहाँ पहुंचकर मिंग जल्दी से घर का गेट खोलता है और फिर चिल्ला कहता है, मॉम डैड काओ, क्या आप ठीक हो? मिंग को गेट खोलते ही अपने सामने अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं। मिंग उन्हें देख खुश हो जाता है। मिंग के डैड कहते हैं, मिंग बिल्कुल भी घबराओ मत, हम सब ठीक हैं। मिंग कहता है, मुझे पता था आप में से किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। काफी सारे सुपर ह्यूमंस आपको बचाने के लिए आगे बढ़े थे। मैंने देखा किस तरह सुपर ह्यूमंस ने मॉन्स्टर के साथ में फाइट की। मिंग के डैड कहते हैं, हमारी फैमिली के अंदर भी एक सुपर ह्यूमन था जिसने मॉन्स्टर के साथ में फाइट की। ये सुनकर मिंग को कुछ समझ में नहीं आता। मिंग अपने डैड से पूछता है, डैड आप क्या कह रहे हैं और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुपर ह्यूमन था और काओ कहाँ पर है? काओ को कुछ हुआ है क्या? वो ठीक है? फिर मिंग के डैड कुछ कहने लगते हैं तो मिंग कहता है, आप रहने दीजिए, मैं खुद देख लेता हूँ। ये कहते हुए मिंग उस घर के अंदर घुसता है और एक रूम के पास आकर गेट पे नॉक करता है। ये रूम काओ का होता है। मिंग कहता है, काओ गेट खोलो, मैं आया हूँ। अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, बस काओ के लगातार रोने की आवाज़ देती है। मिंग खुद गेट खोल के अंदर जाता है। उस रूम के अंदर काओ एक कंबल ओढ़कर कहीं बैठी होती है और लगातार रो रही होती है। मिंग चुपचाप काओ के पास में बैठ जाता है। काओ कहने लगती है, कल जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। इस सब में पूरी गलती मेरी है। मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। मैंने मॉम डैड को तो बचा लिया लेकिन मैं ग्रैंडपा को नहीं बचा पाई। इस सब में पूरी गलती मेरी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। उनको मुझे बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब ग्रैंडमा वैंग मरने वाली है। वो जल्दी एक ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये सुनकर मिंग बहुत चौंक जाता है। मिंग काओ से कहता है, काओ मुझे बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या है? फिर काओ रोते हुए मिंग को कल रात को जो कुछ भी हुआ मॉन्स्टर्स के अटैक के बारे में सब कुछ बताती है। और पूरी कहानी सुनने के बाद में काओ फिर से जोर जोर से रोने लगती है और खुद के ऊपर सारा ब्लेम लेने लगती है। मिंग काओ को समझाने की कोशिश करने लगता है। वो उसे कहता है, इस तरह से रोना बंद करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। ग्रैंडमा ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए किया। तुम्हें बचाने के लिए उन्होंने खुद का सेक्रीफाइस किया और अब वो अगर तुम्हें देखेगी तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इस तरह से रो रही हो। काओ कहती है, इस सब में फिर भी मेरी गलती तो है। अगर मैं ताकतवर होती तो मैं उन्हें बचा सकती थी। अब मुझे यही करना है, मेरे को जितना हो सके उतना ताकतवर बनना है ताकि इस तरह की कोई और घटना दोबारा से ना हो सके। मिंग कहता है, ओनली फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनने से कुछ भी नहीं होगा। इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। अगर तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो तो तुम एक हीरो बन सकते हो और वहीं तुम केवल फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास मेंटल पावर नहीं है, तब तुम बहुत ताकतवर तो हो सकते हो लेकिन तब तुम केवल एक गुलाम होगे। एक गुलाम जो कि दूसरों के ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, ना कि खुद की फैमिली को और खुद के चाहने वालों को बचा पाएगा। इसलिए अगर ऐसा दोबारा से होने से रोकना है तो खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करो और अब बिल्कुल भी रोना बंद करो। तभी मिंग की मॉम उस रूम में आती है और मिंग और काओ से कहती है, इटर्नल जर्नी के लिए आर्मी आ चुकी है। जिस पर मिंग खड़ा होता है और काओ से कहता है, काओ जल्दी उठो, हमें ग्रैंडमा के फुनरल के लिए चलना है। हमें खुशी खुशी उन्हें यहाँ से भेजना चाहिए। ये सुनकर काओ बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलती। मिंग वापस से कहता है, काओ उठो ना, हमें चलना है। काओ कहती है, नहीं मैं नहीं चलना चाहती। मैं ग्रैंडमा को इस तरह से एक ज़ॉम्बी के रूप में नहीं देख सकती। मिंग कहता है, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें ताकतवर बनना है और अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ग्रैंडमा को एक ज़ॉम्बी बनते हुए देख सको। हमें वहाँ पर चलना ही होगा क्योंकि हमें उनका विटनेस बनना है। और तुम एक बार फिर से सोच लो क्योंकि इसके बाद में तुम कभी भी ग्रैंडमा को नहीं देख पाओगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें पास वाले एक रूम का सीन दिखाते हैं जिसके बाहर काफ़ी सारी भीड़ लगी होती है। वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। वैंग के साथ में बहुत बुरा हुआ, वो एक ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हो गई। दूसरा बंदा कहता है, अब आर्मी यहाँ पर आएगी और वैंग को इटर्नल जर्नी के लिए लेके जाएगी। इसी टाइम पर मिंग और काओ वहाँ पर पहुँचते हैं। मिंग सारी वीडियो साइड में करने लगता है और उन सबसे कहता है, हम ग्रैंडमा वैंग के पड़ोसी हैं, हम उनकी इटर्नल जर्नी के विटनेस बनने के लिए आए हैं, प्लीज हट जाइए। ये कहते हुए मिंग और काओ उस रूम के अंदर जाते हैं। उस रूम के अंदर हम देखते हैं डॉक्टर्स की एक पूरी टीम वहाँ पर आई हुई है। वैंग बेहोश है, वो एक बिस्तर पर लेटी हुई है, उसके हाथ पाँव को रस्सी से बांधा गया है। डॉक्टर्स कहते हैं मॉन्स्टर्स का इनके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट हुआ है। उस मॉन्स्टर का खून सीधे पेशेंट के पेट में घुस गया था। इससे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई है। इनके पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनने से पहले हमें उन सभी को ठीक करना होगा। फिर हम देखते हैं वैंग के पेट के ऊपर एक बहुत मोटी पट्टी बंधी हुई होती है। उसी रूम में पास ही में एक और लड़की बैठ के रो रही है। इसका नाम जून है। जून मिंग और काओ की कजिन सिस्टर और ग्रैंडमा वैंग की ग्रैंड डॉटर है। मिंग जून के पास में आता है और उसे कहता है, जून मैं और काओ हम दोनों यहाँ पर आ गए हैं। जून रोते हुए दोनों तरफ देखती है और फिर उन्हें थैंक यू कहने लगती है। तभी काओ जून से माफी मांगने के लिए जून की तरफ बढ़ने लगती है। इसी समय वैंग का ज़ॉम्बी कन्वर्शन जो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ग्रैंडमा वैंग बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और इधर से उधर हाथ पाँव मारने लगती है, लेकिन रस्सी से बंद होने के कारण वो कहीं भी जा नहीं पाती। इन चीखों को सुनकर जून बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो छके काओ के गले लग जाती है। काओ जून से कहती है, जून अब बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है।
ग्रैंडमा वैंग अब एक ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। इस टाइम पर उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। तभी डॉक्टर्स कहने लगते हैं पेशेंट की बॉडी 85% ज़्यादा ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। पेशेंट का 90% ब्रेन डेड हो चुका है। अब प्रोसीजर के हिसाब से 5 नेबर्स को यहाँ भी बुला लीजिए जो कि ये सब कुछ देख सकें कि पेशेंट सच में एक ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ पूरी तरह से लीगल है और पेशेंट को आप सभी के सामने इटरनल जर्नी में भेजा जा रहा है। ये सुनकर मिंग और काव कहते हैं हम दोनों इनके विटनेस हैं। ये बात मिंग ने कही होती है और काव लगातार मिंग की तरफ देख रही होती है। तभी एक नर्स काव की तरफ देखती है। ये देखकर काव भी हाँ में सर हिला देती है। फिर वो डॉक्टर एक टीवी के ऊपर हाथ रखता है और फिर उन दोनों से कहता है यहाँ पर एक वीडियो है जो कि अब आप दोनों देख सकते हैं। इसी के साथ वो वीडियो प्ले होता है जिसके अंदर वैंग कह रही होती है मैं इस वीडियो को आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है यानी कि इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाऊँ। तो इस केस में मैं सबसे पहले जून से कहना चाहती हूँ जून बिल्कुल भी रोना मत। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि तुम काव की तरह बहादुर नहीं हो। ये सुनते हुए काव और जून दोनों रोने लग जाते हैं। वैंग आगे कहती है मैंने अपनी लाइफ काफ़ी अच्छी तरह जी है। मैं 60-70 साल आराम जी चुकी हूँ। मुझे तो अभी पता भी नहीं है कि मेरी एज कितनी है क्योंकि मैंने उसे काउंट करना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे पता है मैंने एक अच्छी और लंबी लाइफ दी है जो कि काफ़ी है। मैं जब 10 साल की थी तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी लाइफ को किसी तरह सेक्रीफाइस कर दूंगी ताकि इससे बाकी लोगों का फ़ायदा हो। मुझे यकीन है मेरी जान इसी तरह से गई होगी। उस टाइम पर मुझे मेरी बड़ी बहन ने इंस्पायर किया था। तुम में से कोई भी उसके बारे में जानता ही नहीं होगा क्योंकि जब मैं 10 साल की थी उस टाइम पर मेरी बड़ी बहन को एक बहुत खतरनाक बीमारी हो गई। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इनके बचने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे एक वीक बीत गया फिर भी वो सर्वाइव कर गई। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि उनके हिसाब से तो उनकी डेथ अब तक हो चुकी होनी चाहिए थी। इसके बाद मेरी बहन ने डिसाइड किया कि वो अपनी बॉडी को डोनेट कर देगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी वो जिंदा रहे लेकिन फिर भी उसने अपनी बॉडी डोनेट कर दी। उनकी डेथ के बाद में डॉक्टर्स ने मुझे एक पेंटिंग दी जिसके अंदर मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में थी और साथ में ऊपर एक तारा चमक रहा था। जब थोड़ा टाइम बीता तब मुझे समझ में आया उस स्टार का मतलब उस स्टार को मेरी बहन ने खुद को इंडिकेट करते हुए बनाया था। अब यही सेम सिचुएशन मेरे साथ में होने वाली है। मैं भी मरने के बाद में एक स्टार बन जाऊंगी। जून काव मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद में तुम सब अच्छे से सेफली रहो और खुश रहो। इसी के साथ उन दोनों की आंसू की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैंग अपने कुत्ते को सहलाते हुए कहती है मैं तो बिग टूथ को भूल ही गई। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बिग टूथ पूरे समय मेरे साथ ही रहता है। जब तक मैं थी मैंने उसका पूरा ध्यान रखा। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद तुम इसे काव के डैड को सौंप दो। वो इसका अच्छा ख्याल रखेंगे। बिग टूथ बहुत ज़्यादा प्यारा है। कभी भी इसको ज़्यादा परेशान मत करना और अगर कभी ये तुम्हें परेशान करे तो प्लीज़ इसको डांटना मत। इसके अंदर वैंग अपने उस बड़े से कुत्ते से बात करने लगती है। वो उसे कहने लगती है मुझे भूलना मत, मुझे याद रखना। तभी वैंग अचानक से उस वीडियो के अंदर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो तुरंत अपने कुत्ते को नीचे गिरा देती है और फिर कहने लगती है तुम इस पार्ट को क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो। तभी बिग टूथ सीधे जाकर उस कैमरामैन पर लूट जाता है। इसके बाद में वीडियो के अंदर कैमरामैन की आवाज़ आने लगती है बिग टूथ रुक जाओ रुक जाओ। और इसी के साथ वो वीडियो खत्म हो जाता है। इसके बाद में कुछ और फॉर्मेलिटीज़ होती है। उन फॉर्मेलिटीज से खत्म होने के बाद में सभी लोगों को उस रूम से बाहर निकल जाता है। डॉक्टर कहता है कुछ आखिरी टेस्ट कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से अकेले में होंगे। आप लोग सब कुछ बाहर से देख सकते हैं। फिर सभी लोग बाहर जाते हैं। डॉक्टर्स टेस्ट शुरू करते हैं। वो कुछ इंजेक्शन को ग्रैंडमा वैंग की बॉडी में लगाने के बाद में उनकी सारी पट्टियों को खोल देते हैं। जैसे ही वो हथकड़ियाँ खुलती है ग्रैंडमा वैंग जोर से चलती है और डॉक्टर्स के ऊपर अटैक करने लगती है। ये देखकर जो जोर से ग्रैंडमा चिल्लाती है उसके साथ करते ही ग्रैंडमा वैंग वहीं रुक जाती है। इस समय डॉक्टर अपनी बंदूक निकाल लेता है और सीधे उसे ग्रैंडमा वैंग के सर पर तान देता है। फिर वो डॉक्टर कहने लगता है वैंग क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से काबू में है? क्या तुम्हें याद है कि ये सब लोग तुम्हारी फैमिली के हैं? अगर तुम्हें ये सब कुछ याद है तो तुम्हारी इमोर्टलिटी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। वैंग की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। वो फिर से डॉक्टर पर अटैक करने की कोशिश करती है। इस टाइम पर सुन चिल्लाती है ग्रैंडमा फाइट मत करो, मॉम डैड पहले ही जा चुके हैं, प्लीज़ आप रुक जाओ, वो सब ऊपर से हमें देख रहे होंगे। ये सुनकर वैंग तुरंत रुक जाती है। उसकी आंखों में आंसू जाते हैं और वापस से शांत खड़ी हो जाती है। डॉक्टर्स कुछ आँख की टेस्ट करते हैं और फिर कहने लगते हैं ज़ॉम्बी वायरस की प्रोग्रेस काफ़ी हद तक रुक चुकी गई है। अब ये जितनी ज़ॉम्बी बन चुकी है उतनी ही रहेंगी, लेकिन इसे अभी पूरी तरह से परमानेंट नहीं किया जा सकता। कभी भी हो सकता है कुछ भी बदल जाए। बहुत कम ज़ॉम्बी होते हैं जो कि इस तरह ज़ॉम्बी बनने के बाद में उसके अंदर इमोर्टल हो पाएँ। आप बन चुकी हैं। इसके बाद वो सबके सब ग्रैंडमा वैंग को सल्यूट करने लगते हैं। उसके बाद में आर्मी के कुछ लोग वैंग को वहाँ से लेके जाने लगते हैं। इस टाइम पर वैंग को किसी पट्टों में नहीं बदल जाता, बस उनके सर पर एक अजीब सी मशीन लगा दी जाती है। तभी जुन जोर से लगती है ग्रैंडमा अपना ध्यान रखना। इसके बाद में ग्रैंडमा वैंग वहाँ से चली जाती है। काव जुन से कहती है जुन मुझे माफ़ कर दो, इस सब में मेरी भी काफ़ी ज़्यादा गलती थी। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस किया।
जुन कागज़ें देखने लगती है और कहती है, नहीं मुझे पता है, मेरी ग्रैंडमा ऐसी ही है, वो जिनको पसंद करती है वो उनके लिए काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस कर सकती है। उन्होंने कई बार मेरे को आपकी तारीफ की थी और कई बार कहा था कि मुझे आपसे इंस्पायर होना चाहिए। काओ कहती है, क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा था? जुन कहती है, हाँ कहा था। तभी बिगटूथ वहाँ पर जाता है, उस जुन के ऊपर लूम जाता है। जुन काओ से कहने लगती है, मुझे यहाँ से वापस जाना होगा, मैं पूरे समय स्कूल में ही रहती हूँ, बिगटूथ को मैं अपने साथ में नहीं रख सकती, क्या आप इसे अपने साथ में रख सकते हो? काओ कहती है, हाँ बिल्कुल, अब से बिगटूथ हमारे साथ में रहेगा। जुन कहती है, ग्रैंडमा ने मुझे एक बार बताया था, उन्होंने बिगटूथ के कॉलर के अंदर एक स्पेशल खजाना रखा है। ये कहते हुए जुन बिगटूथ के कॉलर में बंधी हुई हड्डी को खोलती है। उसके अंदर से 2 कागज के टुकड़े बाहर गिरते हैं, जिनमें से एक जुन की मॉम डैड की तस्वीर होती है और दूसरी वो पिक्चर होती है जो ग्रैंडमा वैंग की बड़ी बहन ने मरने से पहले बनाई थी। और यहीं पर रात हो चुकी है। काओ मिंग से कहती है, मिंग मैं सिटी के अंदर नहीं रहना चाहती। मिंग कहता है, क्यों? काओ कहती है, वो मेरा मतलब था, मैं इस सिटी के अंदर इस तरह से नहीं रहना चाहती, इस तरह से मोस्टर से डर के। अब मुझे भी उन मोस्टर में फाइट करनी है, अब मैं भी एक हंटर बनना चाहती हूँ। ये सुनकर मिंग काओ के सिर पर हाथ रखता है और उसे कहता है, आज मुझे लग रहा है तुम बड़ी हो रही हो। तभी मिंग को एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा है, काओ के डॉक्टर स्विच बनने के चांसेस 5% और कम हो गए हैं, इससे तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते हैं। तभी काओ मिंग से आगे कहती है, अब मैं आगे और सिंगिंग और म्यूजिक क्लासेस नहीं लेना चाहती, मैं भी ताकतवर बनना चाहती हूँ। मिंग कहता है, ठीक है, अब से डेली 2 घंटे मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाऊंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो दिन आ चुका है जिस दिन एंट्रेंस एग्जाम होना है। मिंग आराम से अपने रूम में सो रहा होता है, अलार्म बजता है, मिंग उसे बंद कर देता है और वापस हो जाता है। तभी काओ मिंग के पास में आती है और उसे कान के पास जोर से लगती है, तुम्हारा टेस्ट है, उठ जाओ। इस आवाज को सुनते ही मिंग चौंकते हुए उठता है। फिर काओ रूम से बाहर निकलती है और फिर अपनी मॉम से कहती है, मैंने मिंग को उठा दिया है और अब मैं अपने स्कूल जा रही हूँ। मिंग चिल्ला के उससे कहता है, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, ये उठाने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं था, तुम घर आओ फिर मैं तुम्हें देखूंगा। मिंग की मॉम कहती है, अब ज़्यादा लड़ाई मत करो और यहाँ के ब्रेकफास्ट कर लो। ये सुनकर मिंग वहाँ पर आता है और कुछ खाने लगता है। वो टीवी चालू करता है, टीवी पर एक न्यूज़ आ रही होती है। टीवी पर एल्डरनिंग टिंडर फाउंडेशन के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। यहाँ पे टिंडर वो नाम है जो कि मिंग यूज़ करता था फीरोंग और शीनिंग से ऑनलाइन बात करने के लिए। उस न्यूज़ में एल्डरनिंग आए कहते हैं, थोड़े टाइम से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार था, मैं लगभग मरने वाला था, लेकिन किसी ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, उसी की मदद की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ और मेरी बीमारी भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। ये सुनकर मिंग थोड़ा चौंक जाता है। मिंग जल्दी से अपनी सिस्टम में देखने लगता है जिसमें लिखा होता है, एल्डरनिंग की बॉडी 93% पूरी तरह क्योर हो चुकी है, इसलिए तुम्हें कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट और कुछ स्किल के अंदर इंक्रीमेंट मिलता है और साथ ही फिरोंग को जो तुमने स्किल सिखाई उसकी मदद से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, इसी वजह से तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी मिलते हैं। ये देखकर मिंग बहुत खुश हो जाता है। मिंग को दोबारा से एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर एक स्किल का नाम लिखा हुआ है, थंडर क्रॉस स्वॉर्ड। मिंग उस स्किल को देख के सोचता है, ये स्किल काफ़ी सस्ते में आ रही है, मेरे पास जितने कंट्रीब्यूशन पॉइंट है उसके बदले में ये आ जाएगी। मिंग ये सोच रहा होता है, इसी समय सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें ड्रैगन सिटी की एक स्टिकर में बताया जाता है, पहली बार जब मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ था तब ये समझा जाता था कि मॉन्स्टर्स पहाड़ों से अटैक करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा था भी, सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर पहाड़ों की साइड से आते थे। उस टाइम पर एक बहुत बड़े ड्रैगन मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। ये बात कुछ 20 साल पुरानी है। सुपर बींग्स ने उससे फाइट कर उसको बड़ी मुश्किल से हराया था। लगभग 10 सुपर बींग्स ने अकेले एक मॉन्स्टर के साथ फाइट की, तब जाकर वो मॉन्स्टर मरा। उस मॉन्स्टर का मरना इतनी बड़ी बात थी कि उसे कैलेंडर में रख के सेव कर लिया गया, जो थी 8 जून। इस डेट को कोई भी ना भूले, इसलिए इसी दिन हर साल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। लोग कहते हैं उस 20 साल पहले जो फाइट हुई थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत सारे रिसोर्सेज को हमने खो दिया था, जिससे वापस स्टेबलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। इसी के साथ ही हिस्ट्री खत्म होती है। हम मिंग को उसके स्कूल में देखते हैं। मिंग अपना एग्जाम दे रहा होता है। मिंग ने अजीब से कोई VR जैसा पहन रखा होता है और साथ ही मिंग एक अजीब से स्केटबोर्ड पर खड़ा होता है। मिंग के सामने कंप्यूटर होता है जिस पर कुछ टाइप करके आंसर देने होते हैं। अब क्योंकि मिंग को ये सब कुछ बहुत पहले से आता होता है, इसलिए मिंग इस एग्जाम को लगभग 1 घंटा पहले खत्म कर देता है और उस एग्जाम रूम से बाहर निकल जाता है। इसके बाद में बाकी स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं। वो सब बहुत बुरी तरह से थके हुए होते हैं। जो फेस लंगड़ाते हुए चल रहा होता है वो अपने स्टूडेंट से कहता है, आज का एग्जाम बहुत ज़्यादा मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल से पूरा खत्म हुआ, मैं तो बहुत बुरी तरह से थक गया हूँ। दूसरा स्टूडेंट कहता है, वैसे मिंग कहाँ पर है? जूफिक्स कहता है, वैसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, चल छोड़ जाने दो उसे, वहाँ देखो वहाँ पर कुछ मशीन है, मैंने सुना है इसके अंदर बॉडी काफ़ी अच्छी तरह रिलैक्स हो जाती है, चलो इसके अंदर चल के थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। इसके बाद में सभी स्टूडेंट्स उन मशीनों के पास में लाइन लगा लेते हैं। लाइन में लगे कुछ स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं। मैंने सुना है एक स्टूडेंट है जिसने 1 घंटे पहले ही इस एग्ज़ाम खत्म कर लिया था और वो अपना रिजल्ट सबमिट करके वहाँ से बाहर निकल गया था।
दूसरा स्टूडेंट कहता है यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसने रिजल्ट कंप्लीट किया था, उसको एग्जाम के अंदर कुछ आ ही नहीं रहा होगा, इसलिए बस उसने एग्जाम देकर कैसे भी बस बाहर निकल गया। इसी समय मिंग को देखते हैं। मिंग एक बाथटब में नहा रहा होता है। वो नहाने के बाद में सीधे उन स्टूडेंट्स के पास में चला जाता है। वो स्टूडेंट्स भी मिंग को देखकर समझ जाते हैं कि मिंग वो स्टूडेंट है जिसने 1 घंटे पहले उस एग्जाम खत्म किया था। वो सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से बहस करने लगते हैं कि कौन मिंग से पूछे कि मिंग का एग्जाम कैसा गया। इस टाइम पर इन तीनों के मन में आ रही होती है कि मिंग से पूछे उसका रिजल्ट कैसा गया है, लेकिन सबको पता है मिंग क्या जवाब देगा। मिंग बोलेगा रिजल्ट बहुत बेकार आया है, और फिर जब ओरिजिनल रिजल्ट आएगा तब मिंग उसके अंदर काफी ज्यादा हाई रैंक पे होगा, इसलिए उनमें से कोई भी मिंग से नहीं पूछता। फिर थोड़ा टाइम बाद रिजल्ट आता है। अभी भी सभी स्टूडेंट्स मिंग से पूछने में डर रहे होते हैं। सभी स्टूडेंट जबरदस्ती जूफिक्स को चढ़ाने लगते हैं। वो उससे कहने लगते हैं जूफिक्स तुम कर सकते हो, तुम जाके मिंग से पूछो। ये सुनकर जूफिक्स जबरदस्ती मिंग के पास में आता है। मिंग जूफिक्स को देखता है और उसे कहने लगता है जूफिक्स क्या काम है। जूफिक्स कहता है नहीं कुछ काम नहीं है, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मिंग समझ जाता है कि जूफिक्स किस लिए आया है। मिंग जोर जोर से लगता है। जूफिक्स कहता है मुझे परेशान हो गया हूँ मैं, अगर मैंने तुमसे नहीं पूछा तो मैं बिल्कुल मर जाऊंगा, बताओ तुम मैंने एग्जाम में कितने नंबर लाए हो। मिंग कहता है 983, मैं पूरी सिटी में 1084 रैंक पे हूँ। ये सुनकर तीनों बहुत चौंक जाते हैं। जूफिक्स कहता है कैसे, हमसे 1 घंटा पहले तुमने एग्जाम खत्म किया था, उसके बाद भी तुम्हारे हमसे ज़्यादा नंबर कैसे आते हैं। ये देखकर मिंग सोचने लगता है इनकी मेंटलिटी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इनको सेकंड राउंड का एग्जाम दोबारा से दिलाना पड़ेगा। इसके बाद में ओरिजिनल एग्जाम शुरू होता है। उन सभी स्टूडेंट्स को बस से एक जगह पे लेके जाया जाता है। ये एक नदी है जिसका नाम रेड डिगर है। इस जगह पर काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी होती है। सभी स्टूडेंट्स लाइन लगाकर उस जगह के अंदर जाने लगते हैं। जूफिक्स मिंग से कहता है मैंने सुना है रेड ड्रैगन रिवर के आसपास में काफी सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं, अक्सर ही इस नदी के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। मिंग कहता है ये सब कुछ जिग्वेन रीजन के कारण है जो कि उस नदी की दूसरी तरफ है। हर रोज मॉन्स्टर्स उस एरिया में आते हैं और उस एरिया से नदी में चले जाते हैं। जूफिक्स ये सब कुछ सुन रहा होता है, तभी एकदम से उसे याद आता है। वो मिंग से गुस्सा है, वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अंदर पहुंचते हैं। एक स्टूडेंट नदी को देख के चिल्लाए कहता है जल्दी से सब लोग यहाँ पर आओ, उस नदी के अंदर एक मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है। सभी स्टूडेंट भाग जाके देखते हैं। उस नदी के अंदर एक ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारी बैटलशिप्स आ जाती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर बम गिराना शुरू कर देती है। कुछ सेकंड से वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर उसके बाद में उन्हीं बैटलशिप्स का यूज करके एक नेट उस नदी के अंदर डाला जाता है और उस मॉन्स्टर की बॉडी को बाहर निकालने लगते हैं। इसी टाइम पर अचानक बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं और उस नदी के अंदर से जोर से चलकर उन बैटलशिप्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी उन बैटलशिप्स के अंदर से बड़ी बड़ी बंदूकें बाहर निकलती है और लगातार उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फायर करने लगती है। कुछ सेकंड्स में सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। ये देखो सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश जाते हैं। वो सभी जोर से चिल्लाने लगते हैं हमने बिना एक भी आदमी मरवाए इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। इससे साबित होता है असली मॉन्स्टर कौन है। हमने इतनी शानदार मशीनें बनाई है कि हम बिना कुछ किए ही कई सारे मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। तभी उनमें से एक बैटलशिप नीचे आके रुकती है। सभी स्टूडेंट उन बैटलशिप की तरफ भागते हैं। बैटलशिप में से 2 बंदे बाहर निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अकड़ू होते हैं। उनमें से कोई भी उन स्टूडेंट्स के पास भी नहीं जाता। उनमें से एक बंदा स्टूडेंट्स को देख के कहता है इनके लिए डायपर मंगवा लेना, क्योंकि अब ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर जरूर से इन्हें उनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्हें देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता इन्होंने कभी भी किसी असली मॉन्स्टर को देखा होगा। ये सुनकर जूफिक्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो कुछ कह नहीं सकता इसलिए चुप रहता है। इसके बाद में वहाँ पे एक ट्रेन आती है। सभी स्टूडेंट जल्दी से उस ट्रेन के अंदर बैठने के लिए कहा जाता है और साथ ही उनसे ये भी कहा जाता है जैसे ही तुम सब एक ट्रेन के अंदर बैठोगे तुम सब मिलिट्री के एक सोल्जर बन जाओगे, मतलब तुम सभी को एक सोल्जर के जैसे ट्रीट करना होगा। वहाँ के सारे ऑर्डर्स को मिलिट्री में आपको जो भी ऑर्डर्स बताए जाए उन सभी को फॉलो करना होगा। ऑर्डर्स को ठीक तरह से फॉलो नहीं किया तो वो तुरंत आपको वहाँ से बाहर निकाल देंगे। फिर सभी स्टूडेंट जल्दी से उस ट्रेन के अंदर बैठने लगते हैं। ट्रेन चलना शुरू करती है। ट्रेन से स्टूडेंट्स को लिग्विन रीजन की तरफ लेके जाया जाता है। रास्ते में उन्हें बहुत सारे बैटलशिप दिखाई देते हैं जो कि इधर से उधर उड़ते हुए जा रहे होते हैं, जिन्हें सभी स्टूडेंट्स अब उस ट्रेन के अंदर खिड़की से देख रहे होते हैं। उनकी आपस में बातें चल रही होती है कि मिलिट्री के पास भी इस तरह के वेपन्स हैं जिनसे वो कुछ ही सेकंड्स में काफी बड़े एरिया के मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकते हैं। वो सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड होते हैं। वही दूसरी तरफ मिंग के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। मिंग को कुछ पुरानी यादें याद आ रही होती है जिसमें वो उन खतरनाक वेपन्स का यूज कर रहे होते हैं उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। मॉन्स्टर्स को मारने के साथ साथ में वो खुद की अर्थ के खुद जिस प्लेनेट पे रह रहे होते हैं उस प्लेनेट के रिसोर्सेस को भी खत्म कर रहे होते हैं। और इसे कुछ करने के लिए वो ऐसे किसी ट्रेन का यूज करते थे। जैसे जैसे मिंग सुस्ता जाता है मिंग के सर का दर्द बढ़ता जाता है।